अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 1 कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये चैप्टर नंबर 1 हम लोग स्टडी मटेरियल से कवर कर रहे हैं। हाँ, अगर आपके पास अपडेटेड स्टडी मटेरियल नहीं है, यानी कि नवंबर 2015 के बाद से जो एप्लीकेबल है, नवंबर 2015 और उसके बाद से जो एप्लीकेबल है वो आपके हाथ में स्टडी मटेरियल नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए आप मई 2015 तक वाली स्टडी मटेरियल से ना पढ़ के नवंबर 2015 वाली स्टडी मटेरियल को पकड़ के चलो। और नवंबर 2015 वाली स्टडी मटेरियल अगर आपके पास नहीं है तो फॉर द टाइम बीइंग आप इंटरनेट से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हो या सॉफ्ट कॉपी में भी अपने सामने खोल के बैठ सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे टॉपिक नंबर 1.8.4 कवर करने के लिए जा रहे हैं, जो आपकी नई स्टडी मटेरियल में टॉपिक नंबर 1.8.4 ही है, की मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉर अलाइनिंग आईटी स्ट्रैटेजी विथ एंटरप्राइज स्ट्रैटेजी। तो अलाइनमेंट करना है हम लोगों को आईटी स्ट्रैटेजी से एंटरप्राइज स्ट्रैटेजी को। ये इंसान जो है साइकिल पर ये क्या अलाइन कर रहा है, तो ये सीपीटी का स्टूडेंट है और ये रोड के गैप को अलाइन कर रहा है कि हमें फाइनल तक पहुंचने के लिए और फाइनल पास करने के लिए तो क्या क्या कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा। तो सीपीटी, गैप, रोड, कम्युनिकेशन, तो ये सारे पॉइंट्स में दिए हुए हैं यहाँ पे। हम लोग जैसा कि आप देख सकते हो कि पॉइंट में पहला पॉइंट आपको मिलेगा अंडरस्टैंड एंटरप्राइज डायरेक्शन। तो सी से मैंने इसको क्यों लिखा है डायरेक्शन को, क्योंकि सी से अगर आप हम लोग डिटेल इसका पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि करंट और फ्यूचर ऑब्जेक्टिव को समझना होगा हमें। करेंट ऑब्जेक्टिव को और फ्यूचर में डायरेक्शन को समझना होगा हमें। फ्यूचर में जो चाहते हैं वो पाने के लिए उस डायरेक्शन को समझना पड़ेगा। इसीलिए सी से आप यहाँ पे करंट वर्ड लिख सकते हो। पी से परफॉर्मेंस हो गया, दूसरा नंबर पॉइंट आपका पी से परफॉर्मेंस हो गया, उसको अंडरलाइन करो। टी से टारगेट हो गया, टारगेट आईटी कैपेबिलिटी, तो टारगेट आईटी कैपेबिलिटी। और उसके बाद गैप से हो गया कंडक्ट गैप एनालिसिस, गैप से गैप एनालिसिस। रोड से क्या होगा, रोड मैप। और कम्युनिकेशन से हो गया कम्युनिकेट द आईटी स्ट्रैटेजी एंड डायरेक्शन, आईटी स्ट्रैटेजी एंड डायरेक्शन को कम्युनिकेट करना है। तो हम लोग सारे पॉइंट को पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग 5 टाइम्स रिवाइज करके याद भी कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अंडरस्टैंड इंटरप्राइज डायरेक्शन। तो बोलता है कि करंट में आपका बिजनेस प्रोसेस कैसा है और करंट में आपका इंटरप्राइज का इन्वायरमेंट कैसा है, इसको जानना पड़ेगा। और फ्यूचर का ऑब्जेक्टिव क्या है उसको भी समझना पड़ेगा साथ में। और साथ में हम लोगों को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी समझना पड़ेगा। तो करंट का इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दोनों को आपको समझना पड़ेगा। और फ्यूचर में ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, तो इस हिसाब से जो है आईटी स्ट्रैटेजी को लगा के आप इंटरप्राइज स्ट्रैटेजी के लिए उसको समझना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट हमारा बोलता है कि परफॉर्मेंस। तो सीपीटी का पी बोलता है हमारा परफॉर्मेंस। तो बोलता है कि असेसमेंट करना है करंट इन्वायरमेंट का, कैपेबिलिटी का और परफॉर्मेंस का। तो हमने ऑब्जेक्टिव तो देख लिया और हमारे पास ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए कितनी ताकत है वर्तमान में, क्या हमारी औकात है और क्या हमारी कैपेबिलिटी है, उन सबको तो देखना ही होगा। तो उसको असेसमेंट करना पड़ेगा। तो करंट कैपेबिलिटी और परफॉर्मेंस के बेस पर क्या क्या इशू एड्रेस किया और एक्सपीरियंस क्या क्या मिला, जो सारी चीज़ों को नोट डाउन करके रखने की ज़रूरत होती है। इससे हम लोगों को पता चलेगा कि आईटी को वास्तव में लाने की ज़रूरत है या फिर जो हमारा एग्जिस्टिंग है उसको हम लोग इम्प्रूव कर लें। और साथ में डिफरेंट ओपिनियन का भी हम लोग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, डिफरेंट ऑप्शन का भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो असेसमेंट ऑफ करंट इन्वायरमेंट, कैपेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि करंट कैपेबिलिटी और परफॉर्मेंस के बेसिस पर क्या क्या इशू एड्रेस किया हम लोगों ने अब तक और क्या क्या एक्सपीरियंस हम लोगों को मिला, उन सब से हम लोग पता लगाएंगे कि हमें आईटी की वास्तव में ज़रूरत है या एवरेज ज़रूरत नहीं है। साथ में हम लोग अलग अलग ऑप्शन का जो है आईटी लगाने का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करेंगे कि आईटी लगाने के अलग अलग ऑप्शन का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करेंगे। उसके बाद टी से आता है डिफाइन द टारगेट कैपेबिलिटी। टारगेट कैपेबिलिटी को डिफाइन करना है। एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटी को तो हम लोगों ने पी में देख लिया, परफॉर्मेंस को। टारगेट आईटी कैपेबिलिटी जो है वो वाइबल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट कैपेबिलिटी और उसके औकात के हिसाब से, उसके औकात के हिसाब से और उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के अपने जो कैपेसिटी है और जितना वो बियर कर सकता है उसके हिसाब से और ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो है आईटी कैपेबिलिटी जो है वाइबल होनी चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वगैरह पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए टारगेट डिसाइड करते वक्त में। तो बेस्ट प्रैक्टिस का तो ध्यान देना ही पड़ेगा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से, अपडेटेड टेक्नोलॉजी के हिसाब से बेस्ट प्रैक्टिस पर भी ध्यान देना पड़ेगा साथ में टारगेट आईटी कैपेबिलिटी को डिसाइड करते वक्त में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कंडक्ट गैप एनालिसिस। तो कहाँ है और कहाँ जाना है हमें और किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है हमें जहाँ पे हमें पहुँचना है, वो इसके लिए क्या क्या फैक्टर्स हमारे को कंसिडर करने होंगे, उसका एनालिसिस करना होगा।
जिसको हम क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा सक्सेस के लिए क्या क्या क्रिटिकल है, गैप एनालिसिस मतलब क्या हमारे सक्सेस के लिए क्या क्या हमें ज़रूरत है उसको जानना पड़ेगा। फिर हम लोग देखेंगे उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है, गैप के बाद रोड वाला जो पॉइंट आता है, डिफाइन द स्ट्रेटजिक प्लान एंड रोड मैप। तो स्ट्रेटजिक प्लान और रोड मैप को डिफाइन करना है। तो रिलीवेंट स्टेक होल्डर लोगों को कोऑपरेशन के लिए और कमिटमेंट के लिए और हम लोगों को क्या बोलते हैं डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेक होल्डर लोगों का जब कॉपरेशन रहेगा उसके बावजूद भी, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा लगाने वाले अप्रूवल देने वाले वही लोग हैं, और इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना होगा उसी के हिसाब से, ताकि वो लोग बियर करना चाहें और बियर कर सके। इन्वेस्टमेंट प्लान उसी के हिसाब से बनाना होगा आईटी लगाने के लिए। कम्युनिकेट द आईटी स्ट्रैटेजी एंड डायरेक्शन। तो कम्युनिकेट करना है आईटी स्ट्रैटेजी और डायरेक्शन को अप्रोप्रिएट स्टेक होल्डर लोगों को और रिलेवेंट पर्सनल तक आईटी स्ट्रैटेजी का अवेयरनेस फैलाना होगा थ्रू आउट द एंटरप्राइज। तभी हम लोग क्या हैं कि अलाइनमेंट कर सकते हैं, तभी हम लोग की बिजनेस और आईटी स्ट्रैटेजी का अलाइनमेंट प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ और सक्सेस का चांस है कि नहीं है, इसका भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कम्युनिकेशन में देखा किसको अल्टीमेटली कम्युनिकेट करता है, अप्रोप्रिएट स्टेक होल्डर लोगों को और रिलेवेंट पर्सनल तक आईटी स्ट्रैटेजी और अवेयरनेस फैलाना है हम लोगों को आईटी स्ट्रैटेजी के बारे में स्टेक होल्डर लोगों को। तभी हम लोग आईटी स्ट्रैटेजी का प्रॉपर अलाइनमेंट कर पाएंगे और हम लोग जान पाएंगे कि सक्सेस का कितना चांस है। तो सीपीटी, गैप, रोड, कम्युनिकेशन। तो मैं बार बार रिवीजन पर क्यों जोर देता हूँ, सबसे पहली बात, और बार बार एक ही बात को बोल के मैं क्यों रिवाइज आपको करवाता हूँ, क्योंकि जैसे कि मान लो कि आपके घर से के आसपास से कोई इंसान गुजरा, आप उसको नोटिस नहीं करते हो, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर कोई क्रॉस करता है तो आपका ध्यान नहीं जाता है, और फर्स्ट टाइम आपकी तरफ देखते हुए वो क्रॉस करता है या करती है तो आपका ध्यान नहीं जाता है। लेकिन सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, मतलब सेकंड टाइम आपका दिमाग थोड़ा अलर्ट होता है, थर्ड टाइम में उसको पहचान जाता है, फोर्थ और फिफ्थ टाइम में तो उसके कपड़े वगैरह के भी, पहनने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, सबको भांप लिया जाता है। इसी तरह हमारा दिमाग होता है। एक बार जब हमारे दिमाग के सामने से कोई चीज़ें गुजरती हैं, इवन पढ़ाई लिखाई की चीज़ें, तो हमें वो गौर नहीं कर पाता, खासकर ब्लैक एंड वाइट किताब वाली चीज़ें, तो हमें वो ध्यान नहीं रह पाता है। लेकिन जब सेकंड टाइम, थर्ड टाइम जब मैं बोलता हूँ, उस वक्त सुनते वक्त आपका दिमाग अलर्ट हो जाता है, और अलर्ट होने के बाद आपको ये समझ में आता है, आपका दिमाग इसको एक्सेप्ट करने लगता है, तीसरी बार तो उसको जानने लगता है, चौथी बार पहचानने लगता है, और पाँचवीं बार तो दोस्ती हो जाती है, यानी कि अल्टीमेटली याद हो जाता है आपको। तो इसी तरह हम लोग सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा की मैनेजमेंट प्रैक्टिस। मैनेजमेंट का की मैनेजमेंट प्रैक्टिस क्या है? तो भैया जब भी मैनेजमेंट की मैनेजमेंट प्रैक्टिस होगा आईटी स्ट्रैटेजी को एंटरप्राइज स्ट्रैटेजी के साथ अलाइन करने के लिए, तो आपको ये बंदे का फ़ोटो याद करना है जो सीपीटी में पढ़ता है और वो रोड के गैप का मेजरमेंट करके और कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो सीपीटी, गैप, रोड, कम्युनिकेशन। सी से हम लोगों ने देखा करंट एंड फ्यूचर ऑब्जेक्टिव। पी से हम लोगों ने परफॉर्मेंस देखा, असेसमेंट करना है करंट परफॉर्मेंस को, कैपेबिलिटी को और करंट इन्वायरमेंट को। और उसके बाद टी से हम लोगों ने देखा डिफाइन करना है टारगेट आईटी कैपेबिलिटी को, फिर गैप एनालिसिस करना है, फिर डिफाइन द स्ट्रैटेजिक प्लान एंड रोड मैप, और कम्युनिकेट करना है आईटी स्ट्रैटेजी एंड डायरेक्शन को। इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग जो 3-4 बार करेंगे वो केवल पॉइंट्स को रीड करेंगे। तो हम लोगों ने अंडरस्टैंड द इंटरप्राइज डायरेक्शन। तो करंट में कैसा है हमारा जो बिजनेस प्रोसेस और जो इंटरप्राइज का एनवायरनमेंट, और फ्यूचर का ऑब्जेक्टिव हमें क्या है उसको समझना पड़ेगा, साथ में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को भी समझना पड़ेगा। असेसमेंट ऑफ करंट इन्वायरमेंट, तो समझ तो गए करंट इन्वायरमेंट को और इंटरप्राइज के डायरेक्शन को। अब हम लोगों को उसका असेसमेंट भी करना पड़ेगा, करंट इन्वायरमेंट को, कैपेबिलिटी को और परफॉर्मेंस को। करंट कैपेबिलिटी और परफॉर्मेंस के बेसिस पर क्या क्या इशू एड्रेस किए थे अब तक और क्या क्या एक्सपीरियंस मिला है, उसको हम लोग डॉक्यूमेंट करके ये डिसाइड करेंगे कि आईटी को लगाना है या नहीं लगाना है, या एग्जिस्टिंग सिस्टम को ही हम लोग इंप्रूव करें। और आईटी को अगर लगाना है तो बहुत सारे ऑप्शन का इवेल्युएट करेंगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे। गैप में हम लोगों ने देखा था, टी में हम लोगों ने देखा सीपीटी का टी में टारगेट कैपेबिलिटी को डिफाइन करना है। तो टारगेट आईटी कैपेबिलिटी वाइबल होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है और ऑर्गेनाइजेशन को जो कैपेसिटी है उसका स्टेटस है उसके हिसाब से। बेस्ट प्रैक्टिस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा टारगेट डिसाइड करते वक्त में। कंडक्ट गैप एनालिसिस, कहाँ हैं हम और कहाँ हमें जाना है, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है उसका एनालिसिस करना पड़ेगा।
यानी कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर भी इसको बोलते हैं, यानी कि सक्सेस के लिए क्या क्या क्रिटिकल फैक्टर हमारे होंगे उसका हम लोगों को एनालिसिस करना पड़ेगा। फिर बोलता है डिफाइन द स्ट्रेटेजिक प्लान एंड रोड मैप, रिलीवेंट स्टेक होल्डर लोगों से कॉपरेशन का कमिटमेंट लेना होगा, इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना होगा उसी हिसाब से। कम्युनिकेट आईटी स्ट्रेटजी एंड डायरेक्शन, अप्रोप्रिएट स्टेक होल्डर और रिलेवेंट पर्सनल तक आईटी स्ट्रेटजी का अवेयरनेस फैलाना होगा थ्रू आउट द इंटरप्राइज, ताकि जो है हम लोग अवेयरनेस फैला के उनको बता सके, उनको जाहिर कर सके कि भैया हम जो है अलाइनमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस स्ट्रेटजी का आईटी के साथ और हम लोग सक्सेस पा सकते हैं, हमारा सक्सेस होने का चांस है। तो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहला पॉइंट देखा अंडरस्टैंड द करेंट इंटरप्राइज डायरेक्शन एंड फ्यूचर ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद दूसरा हम लोगों ने देखा पी से मतलब परफॉर्मेंस, तो करंट इन्वायरमेंट कैपेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस का असेसमेंट करना है, पहला अंडरस्टैंड करना है, दूसरा असेसमेंट करना है। टी का मतलब हो गया टारगेट आईटी कैपेबिलिटी को डिफाइन करना है, टारगेट आईटी कैपेबिलिटी को डिफाइन करना है। गैप का मतलब कंडक्ट गैप एनालिसिस, और उसके बाद फिर रोड का मतलब हो गया डिफाइन द स्ट्रेटजिक प्लान एंड रोड मैप, स्ट्रेटजिक प्लान एंड रोड मैप को डिफाइन करना है। और कम्युनिकेट का मतलब हो गया कम्युनिकेट द आईटी स्ट्रेटजी एंड डायरेक्शन, कम्युनिकेट द आईटी स्ट्रेटजी एंड डायरेक्शन। फिर से हम लोग एक बार देखते हैं की मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉर अलाइनिंग आईटी स्ट्रैटेजी विथ एंटरप्राइज स्ट्रैटेजी क्या क्या होती है। अंडरस्टैंड द एंटरप्राइज डायरेक्शन, एंटरप्राइज के डायरेक्शन को समझना है। दूसरा है असेसमेंट करना है करंट इन्वायरमेंट को, कैपेबिलिटी को और परफॉर्मेंस को। असेसमेंट करना है करंट इन्वायरमेंट को, कैपेबिलिटी को और परफॉर्मेंस को। डिफाइन करना है टारगेट आईटी कैपेबिलिटी को। कंडक्ट करना है गैप एनालिसिस, और उसके बाद फिर यहाँ पे बोलता है कि डिफाइन स्ट्रैटेजिक प्लान एंड रोड मैप, कि गैप एनालिसिस करने के बाद रोड मैप को डिफाइन करना है। तो डिफाइन एक चीज़ को और हम लोगों ने किया था, किसको, तो टारगेट आईटी कैपेबिलिटी को डिफाइन किया था, और यहाँ पे रोड को भी डिफाइन करना है, यानी कि रोड मैप को भी डिफाइन करना है स्ट्रेटेजिक प्लान के साथ। और कम्युनिकेट करना है आईटी स्ट्रेटजी एंड डायरेक्शन को, ताकि स्टेक होल्डर लोगों का भरोसा हो पाए कि भैया हम लोग जो हैं कैपेबल हैं आईटी को लगा के सक्सेस पाने के लिए। तो हम लोगों ने देखा पहला पॉइंट अंडरस्टैंड द एंटरप्राइज डायरेक्शन, दूसरा असेसमेंट करना है हम लोगों को करंट इन्वायरमेंट को, कैपेबिलिटी को और परफॉर्मेंस को, तीसरा डिफाइन करना है टारगेट आईटी कैपेबिलिटी को, चौथा गैप एनालिसिस कंडक्ट करना है, और उसके बाद पांचवा हम लोगों ने देखा डिफाइन द स्ट्रेटजिक प्लान एंड रोड मैप, छठा हम लोगों ने देखा कम्युनिकेट द आईटी स्ट्रेटजी एंड डायरेक्शन। फिर से एक बार देख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। करंट जो है और फ्यूचर, करंट इन्वायरमेंट वगैरह सबको समझना है, और हमें क्या इंटरप्राइज का डायरेक्शन होना चाहिए इसको समझना है। तो सी से हो गया हमारा, पी से परफॉर्मेंस, असेसमेंट करना है, समझ तो लिया, अब असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट करना है करंट इन्वायरमेंट को, कैपेबिलिटी को और परफॉर्मेंस को। उसके बाद टी से हमारा हो गया डिफाइन द टारगेट आईटी कैपेबिलिटी, और उसके बाद फिर बोलता है गैप से हो गया कंडक्ट गैप एनालिसिस, और उसके बाद हम लोगों ने कंडक्ट गैप एनालिसिस के बाद रोड से क्या देखा, डिफाइन द स्ट्रेटजिक प्लान एंड रोड मैप, और कम्युनिकेट द आईटी स्ट्रेटजी एंड डायरेक्शन, आईटी स्ट्रेटजी एंड डायरेक्शन को कम्युनिकेट करना है। इसी के साथ ये हमारा टॉपिक नंबर 1.8.4 खत्म होता है। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक। अगले टॉपिक का नाम है 1.8.5 का बिजनेस वैल्यू फ्रॉम यूज़ ऑफ आईटी। आईटी के इस्तेमाल करने से क्या क्या बिजनेस वैल्यू होती है। इसमें हम लोगों को कुछ पैराग्राफ बताया गया है जिसका नाम मैंने डिस्कशन दिया है। उसके बाद हमारा की मैनेजमेंट प्रैक्टिस दिया हुआ है। आप देखो की मैनेजमेंट प्रैक्टिस यहाँ भी था, की मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉर अलाइनिंग आईटी स्ट्रैटेजी विथ एंटरप्राइज स्ट्रैटेजी। तो ऐसा नहीं है की मैनेजमेंट प्रैक्टिस जहाँ जहाँ भी आएगा वहाँ ईडीएम आता है, इवेल्युएट, डायरेक्ट और मॉनिटर आता है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर जगह केएमपी जहाँ जहाँ आएगा वहाँ ईडीएम आएगा। तो हम लोग यहाँ पे की मैनेजमेंट प्रैक्टिस देखेंगे दूसरे चीज़ का, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वैल्यू जो जनरेट हुई है, बिजनेस वैल्यू जनरेट हुई है आईटी के इस्तेमाल से, उसको जानने का की मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। और यहाँ पे की मैनेजमेंट प्रैक्टिस किस चीज़ का है, अलाइनमेंट का। पीछे जो हम लोगों ने देखा था वो अलाइनमेंट का की मैनेजमेंट प्रैक्टिस था, और यहाँ पे जो हमारा की मैनेजमेंट प्रैक्टिस है वो बिजनेस वैल्यू फ्रॉम यूज़ ऑफ आईटी, उसको जानने का की मैनेजमेंट प्रैक्टिस होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे की मैट्रिक्स टू इवेल्युएट सक्सेस फ्रॉम आईटी, सक्सेस को कैसे इवेल्युएट करते हैं। तो उसके लिए की मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे, की मैट्रिक्स देखेंगे, कुछ की मैट्रिक्स देखेंगे सक्सेस को इवेल्युएट करने के लिए। तो ये तीन बातें हमें यहाँ पे इस टॉपिक में कवर करनी है। तो पहला हम लोग देखते हैं पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, जिसका मैंने डिस्कशन नाम दिया हुआ है। तो हम लोग डिस्कशन में देखते हैं कि फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल दोनों टर्म में एक्चुअली क्या क्या फ़ायदे हुए हैं बिजनेस में आईटी के इस्तेमाल करने से, या फिर होंगे इंटरप्राइज को। ठीक है, आईटी के यूज़ से यही बताया गया है। यहाँ पर कैसे वैल्यू ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं आईटी यूज़ करके, ये भी बताया गया है। कैसे वैल्यू ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं आईटी यूज़ करके। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं
आईटी में इन्वेस्टमेंट जो किया है उससे आईटी एसेट्स और सर्विस का यूज़ करके क्या क्या फ़ायदा मिला है आपको बिजनेस में, इसको जानना, क्या क्या कंट्रीब्यूशन मिला है आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव में, उसको समझना और उसका एक्यूरेट पिक्चर पता लगाना हमारा बिजनेस वैल्यू फ्रॉम यूज़ ऑफ आईटी होता है। ठीक है, तो सीधे शब्दों में बिजनेस वैल्यू फ्रॉम यूज़ ऑफ आईटी ये क्या होता है। तो आईटी में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था, मतलब रिटर्न जो आपको हुआ है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सीधे शब्दों में बोल सकते हैं। तो आरओआई आप हिंट के लिए यहाँ पे लिख भी सकते हो, आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आईटी में जो इन्वेस्टमेंट किया था उससे आपने क्या क्या लिया था, आईटी एसेट्स खरीदा था और आईटी सर्विसेज खरीदे थे, तो उससे क्या क्या फ़ायदे आपके बिजनेस को मिले और ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पाने में आपको क्या क्या कंट्रीब्यूशन मिले, उसका जो है एक एक्यूरेट पिक्चर पता लगाना हमारा यहाँ पे बिजनेस वैल्यू फ्रॉम यूज़ ऑफ आईटी होता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं अब की मैनेजमेंट प्रैक्टिस। तो की मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो है बिजनेस वैल्यू डिराइव फ्रॉम आईटी। तो बिजनेस वैल्यू डिराइव फ्रॉम आईटी, क्या क्या डिराइव हुआ है बिजनेस वैल्यू आईटी से, ये आते ही आपको ईडीएम ऑप्टिमाइज याद आना चाहिए। आपको क्या याद आना चाहिए, ईडीएम ऑप्टिमाइज, इवेल्युएट, डायरेक्ट, मॉनिटर, ठीक है, वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन। तो ये याद आना चाहिए क्योंकि बिजनेस वैल्यू बोलो तो यहाँ पे भी वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन, बिजनेस वैल्यू फ्रॉम यूज़ ऑफ आईटी यानी कि वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन। तो इवेल्युएट करना वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन को, बहुत सारे ऑप्शन का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना है हमें। इवेल्युएट करना है मतलब क्या, जैसे कैपिटल बजटिंग में आप बहुत सारे इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाते हो, वैसे बहुत सारे ऑप्शन का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना है हमें और उसका फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों फ़ायदे को एनालिसिस करना है। और यहाँ पे हम लोगों को टारगेट ये रहता है कि जितना हो सके कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हम लोग उठा पाएँ, कम से कम खर्च में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ। उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन। तो डायरेक्ट वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन में हम लोगों को क्या करना है कि पूरे इकोनॉमिक लाइफ साइकिल में कितना ऑप्टिमाइज वैल्यू जो है रियलाइज़ किया जा सकता है आईटी, इस पर डायरेक्शन देना है हमें और प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस बनाने की कोशिश करनी है कि पूरे आईटी का पूरे लाइफ साइकिल में कितना मैक्सिमम वैल्यू जो है हम लोगों को गेन मिल सकता है, बस उसका डायरेक्शन हम लोगों को डिसाइड करना है। मॉनिटर वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन, किस एक्सटेंट तक आईटी को यूज़ करने के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू और बेनिफिट जनरेट हो रहा है, किस एक्सटेंट तक आईटी को यूज़ करके हमारा जो एक्सपेक्टेड वैल्यू और बेनिफिट जनरेट हो रहा है, इसको मॉनिटर करना है। वैल्यू कितना ऑप्टिमाइज हो रहा है उसको मॉनिटर करना है। तो इवेल्युएट करना है वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन कैसे हो, मतलब वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत सारे ऑप्शन को इवेल्युएट करना है और उसके बाद डायरेक्ट करना है कि जो ऑप्शन हम लोगों ने सेलेक्ट किया है उसके इकोनॉमिक लाइफ साइकिल में कितना वैल्यू हम लोग जो है ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ये सब प्रैक्टिस। और लास्ट में मॉनिटर करना है कि एक्चुअली में हम लोग जो है बेनिफिट हम लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा, बिजनेस वैल्यू डिराइव फ्रॉम आईटी आते ही आपको ईडीएम ऑप्टिमाइजेशन याद रहना पड़ेगा। ईडीएम वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन, इससे क्या हो गया, इवेल्युएट करना, बहुत सारे ऑप्शन का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना है और उसका फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल फ़ायदे का एनालिसिस करना है। और इसमें हमारा टारगेट ये रहता है कि जितना कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हम लोग उठा पाएँ। डायरेक्ट वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन में हम लोगों ने देखा पूरे इकोनॉमिक लाइफ साइकिल में कितना जो है वैल्यू ऑप्टिमाइज होगा, कितना वैल्यू रियलाइज किया जा सकता है आईटी से, इस पर डायरेक्शन देगा और प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस हम लोगों को बनाना है। मॉनिटर वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन में किस एक्सटेंट तक आईटी को यूज़ करने से एक्सपेक्टेड वैल्यू और बेनिफिट जो है वो जनरेट हो रहा है, तो इस चीज़ को मॉनिटर करना है। तो जस्ट आप इसको पॉज करके रीड कर लो यहीं पे, तो यहाँ पे आपका मामला खत्म हो जाता है की मैनेजमेंट प्रैक्टिस बिजनेस वैल्यू वाला। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्या दिया हुआ है, की मैट्रिक्स टू इवेल्युएट सक्सेस फ्रॉम आईटी। आईटी से जो सक्सेस मिला है उसको इवेल्युएट करने के लिए क्या क्या हमारा की मैट्रिक्स है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जब यहाँ पे की मैट्रिक्स इस चैप्टर में एक दो बार और आएंगे तो मैट्रिक्स में आप लोग देखोगे कि कहीं कहीं परसेंटेज में वर्ड यूज़ किया है, तो परसेंटेज वाले को आप एक साथ लिख सकते हो। जैसे पॉइंट नंबर 2 परसेंटेज है, पॉइंट नंबर 3 परसेंटेज है, उसके बाद पॉइंट नंबर 4 भी परसेंटेज है और पॉइंट नंबर 5 भी परसेंटेज है। तो ये बीच का जो है सारे पॉइंट्स जो है परसेंटेज है और पहला पॉइंट जो है उसको भी परसेंटेज में ही बताया गया, परसेंट ऑफ आईटी इनेबल। तो सिर्फ लास्ट वाला पॉइंट जो है वो परसेंटेज में नहीं बताया गया है। तो जब भी मैट्रिक की बात आती है तो आपको परसेंटेज याद आएगा, परसेंटेज जब याद आएगा तो सक्सेस फ्रॉम आईटी, तो सक्सेस की मैट्रिक्स टू इवेल्युएट द सक्सेस ऑफ आईटी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पहला जो है इवेल्युएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आपको जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो आईटी जो है उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट जो है उससे एसेट्स खरीदते हैं और सर्विस खरीदते हैं। तो बोलता है कि आईटी इनेबल इन्वेस्टमेंट से कितना पूरे इकोनॉमिक लाइफ साइकिल में बेनिफिट है
हुआ है आईटी को यूज़ करने से उसका परसेंटेज। तो पहला पॉइंट कि आईटी इनेबल इन्वेस्टमेंट से कितना पूरे इकोनॉमिक लाइफ साइकिल में बेनिफिट हुआ है, तो हम लोगों ने डायरेक्ट वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन में भी यही चीज़ देखा था, उसी को बता रहा है। फिर दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, आईटी सर्विस से जितना एक्सपेक्ट किया था, यानी कि स्टैंडर्ड जो हमारा था उसके कंपैरिजन में कितने परसेंट में एक्चुअल जो है आपको बेनिफिट मिला है। तो स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में कितना परसेंट आपको एक्चुअल में बेनिफिट मिला है वो पॉइंट नंबर 2 हमारा बताता है। लेकिन पॉइंट नंबर 2 केवल आईटी सर्विस के लिए है। पॉइंट नंबर 2 आईटी सर्विस के लिए है। पहला पॉइंट आईटी इनेबल्ड सर्विस के लिए था, दूसरा पॉइंट आईटी सर्विस के लिए है। आईटी सर्विस से हम लोगों को जितना एक्सपेक्ट किया था, यानी कि हमारा जो स्टैंडर्ड था उसके हिसाब से कितना परसेंटेज बेनिफिट मिला है, ये सेकंड नंबर पॉइंट बताता है। थर्ड नंबर पॉइंट अब हम देखते हैं, आईटी इनेबल इन्वेस्टमेंट से जो बेनिफिट या क्लेम एक्सपेक्ट किया था उतना मिला या उससे एक्सेस में मिला। आईटी इनेबल्ड इन्वेस्टमेंट से जो बेनिफिट या क्लेम एक्सपेक्ट किया था, आईटी इनेबल्ड इन्वेस्टमेंट से जितना बेनिफिट या क्लेम एक्सपेक्ट किया था उतना मिला कि उससे ज़्यादा परसेंटेज में मिला, ये तीसरा पॉइंट बताता है। चौथा पॉइंट बताता है कि कितने परसेंटेज में इन्वेस्टमेंट जो है बिजनेस एरिया, हमारा जो इन्वेस्टमेंट से हमारा बिजनेस एरिया बढ़ा है, तो इन्वेस्टमेंट से हमारा बिजनेस एरिया जो है कितना परसेंटेज बढ़ा है उसके बारे में बताता है। पांचवा पॉइंट हमें बताता है आईटी सर्विस का परसेंटेज ऑपरेशनल कॉस्ट और एक्सपेक्टेड बेनिफिट को क्लियरली डिफाइन एंड अप्रूव करते हुए। तो जो ऑप्टिमल कॉस्ट एंड एक्सपेक्टेड बेनिफिट, आईटी सर्विस से कितना कॉस्ट बेनिफिट हुआ उसका एक्चुअली में एनालिसिस जो है वो हमारा पांचवा पॉइंट बताता है। और छठा पॉइंट हमारे ताऊ जी से मिलाता है। तो टी से ट्रांसपेरेंसी, ए से एक्यूरेसी और यू से अंडरस्टैंडिंग। ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी और अंडरस्टैंडिंग के बारे में की स्टेक होल्डर कितना सेटिस्फाई है, मतलब ताऊ लोग हमारा की स्टेक होल्डर लोग कितना सेटिस्फाई है। ताऊ लोगों से पैसे लेके आपने बिजनेस किए थे, तो सोचो कि वो की स्टेक होल्डर है वो लोग कितना सेटिस्फाई है आईटी के आने से। तो आईटी के आने से वो लोग कितना सेटिस्फाई है, तो ये लास्ट पॉइंट है हमारा, ये भी मैट्रिक्स में ही आ जाएगा। बिजनेस वैल्यू ये भी हमारा स्टेक होल्डर लोगों को सेटिस्फाई करना ही हमारे बिजनेस वैल्यू का अचीवमेंट हम लोग इसको मान लेंगे। हमारे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हम इसको मानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा जो बिजनेस वैल्यू फ्रॉम यूज़ ऑफ आईटी में पहला पॉइंट हमारा क्या था, आईटी इनेबल इन्वेस्टमेंट से पूरे इकोनॉमिक लाइफ साइकिल में कितना बेनिफिट हुआ है उसको परसेंटेज के टर्म में बताना है। आईटी इनेबल इन्वेस्टमेंट में पूरे इकोनॉमिक लाइफ साइकिल में कितना बेनिफिट हुआ उसको परसेंटेज के टर्म में बताना है। दूसरा पॉइंट हमें बताता है आईटी सर्विस से जितना एक्सपेक्ट किया था, यानी कि स्टैंडर्ड जो हमारा था उसके कंपैरिजन में कितना परसेंटेज बेनिफिट मिला है। तीसरा पॉइंट हमें बताता है आईटी इनेबल इन्वेस्टमेंट से जो बेनिफिट क्लेम या एक्सपेक्ट किया था उतना मिला है या उससे ज़्यादा ही मिला है, जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही मिल गया क्या। चौथा नंबर पॉइंट हमें बताना है कि कितने परसेंटेज में जो हम लोगों ने बिजनेस में अपने हमारी परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है आईटी के आने से। पांचवा पॉइंट हमें बताता है आईटी परसेंटेज का ऑपरेशनल कॉस्ट और एक्सपेक्टेड बेनिफिट का एनालिसिस करके क्लियरली डिफाइन करना है और उसका अप्रूव करते हुए डिफाइन करना है। छठा पॉइंट हमें बताता है कि हमें हमारे ताऊ लोग जो हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी और अंडरस्टैंडिंग, TAU, ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी और अंडरस्टैंडिंग जो है उसके बारे में की स्टेक होल्डर लोग कितना सेटिस्फाइड हैं, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट बताता है। थर्ड रिवीजन हम लोग करते हैं कि आईटी इनेबल इन्वेस्टमेंट से कितना पूरे इकोनॉमिक लाइफ साइकिल में बेनिफिट हुआ है उसका परसेंटेज। फिर दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा आईटी सर्विस से जितना एक्सपेक्ट किया था, यानी कि स्टैंडर्ड जो हमारा था उसके कंपैरिजन में कितना परसेंटेज एक्चुअली बेनिफिट मिला है। तीसरा पॉइंट हमें बताता है आईटी इनेबल इन्वेस्टमेंट से जो बेनिफिट क्लेम या एक्सपेक्ट किया था उतना मिला है या उससे एक्सेस में मिला है। चौथा पॉइंट बताता है कितने परसेंटेज में बिजनेस एरिया हमारे बढ़े हैं आईटी के आने से। पाँचवा पॉइंट हमें बताता है आईटी सर्विस का परसेंटेज ऑपरेशनल कॉस्ट और एक्सपेक्टेड बेनिफिट को क्लियरली डिफाइन करना है और अप्रूव करते हुए बताना है। फिर छठा पॉइंट ताऊ लोगों हमारे जो हैं कि स्टेक होल्डर लोग वो कितने सेटिस्फाई हैं आईटी के आने से। तो हम लोग चौथी बार देखते हैं। पहला पॉइंट हमें बताता है आईटी इनेबल इन्वेस्टमेंट से पूरे इकोनॉमिक लाइफ साइकिल में कितना बेनिफिट हुआ है उसका परसेंटेज, यानी कि कितना बेनिफिट होगा या हुआ है उसका परसेंटेज। दूसरा पॉइंट बताता है आईटी सर्विस से जितना एक्सपेक्ट किया था, यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड था उसके कंपैरिजन में कितना परसेंटेज बेनिफिट मिला है। तीसरा पॉइंट हमें बताता है आईटी इनेबल इन्वेस्टमेंट से जो बेनिफिट क्लेम एक्सपेक्ट किया था उतना मिला है या उससे एक्सेस में मिला है। चौथा पॉइंट हमें बताता है कितने परसेंटेज से हमारा बिजनेस जो है वो बढ़ा है, ग्रोथ हुआ है हमारा। और पांचवा पॉइंट हमें बताता है आईटी सर्विस का परसेंटेज ऑपरेशनल कॉस्ट और एक्सपेक्टेड बेनिफिट के हिसाब से क्लियरली डिफाइन करना है और अप्रूव करते हुए बताना है।
यानी कि जो हम लोग सर्टिफाइड करेंगे वो सर्टिफाई के साथ करेंगे, आई मीन ऑडिटर से वेरीफाई करवा के देंगे कि हम लोग जो परसेंटेज जो है आईटी सर्विस से ऑपरेशनल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करके जो बताए हैं उसका वेरीफाई करके देगा ऑडिटर। तो ये और लास्ट वाला पॉइंट बोलता है हमारे ताऊ लोग सेटिस्फाई होने चाहिए, आईटी के इस्तेमाल से कितने ज़्यादा खुश हैं उतना अच्छा है, इससे भी हमारी आईटी जो है उस बिजनेस वैल्यू फ्रॉम यूज़ ऑफ आईटी बढ़ी है ऐसा हम मानेंगे, यानी कि हमारा ये भी की मैट्रिक्स हो जाएगा। तो पहला पॉइंट हमें बताता है आईटी इनेबल इन्वेस्टमेंट से पूरे इकोनॉमिक लाइफ साइकिल में कितना बेनिफिट हुआ उसका परसेंटेज, आईटी सर्विस से कितना एक्सपेक्ट किया था स्टैंडर्ड हमारा उसके कंपैरिजन में एक्चुअली कितना परसेंटेज बेनिफिट हुआ है। तीसरा पॉइंट हमें बताता है आईटी इन्वेस्टमेंट से जो बेनिफिट क्लेम या एक्सपेक्ट किया था उतना मिला है या उससे एक्सेस मिला है परसेंटेज में। उसके बाद चौथा बताता है कि बिजनेस में कितना हमारा ग्रोथ हुआ है। पांचवा बोलता है आपका ऑप्टिमल कॉस्ट और एक्सपेक्टेड बेनिफिट आईटी सर्विस से उसको डिफाइन करते हुए अप्रूव करते हुए बताना है। और लास्ट वाला पॉइंट हमारे ताऊ लोग कितने सेटिस्फाइड हैं। तो इस तरह से बिजनेस वैल्यू फ्रॉम यूज़ ऑफ आईटी हमारा खत्म होता है। होप आपको याद हो गया होगा। मैं बार बार आपको चीज़ें बोलता हूँ, आप ध्यान से सुनो, बोर मत होना या फिर आगे बढ़ाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये आप ही के बेनिफिट के लिए है। सेकेंड टाइम जब आप पढ़ोगे तब आपको लगेगा कि हाँ सारा कुछ मुझे आता है, अदरवाइज़ आपको पता नहीं चलते रहेगा कि आपको आता भी है कि नहीं आता है, क्या याद हुआ है क्या नहीं। तो काफ़ी एनालिसिस करने के बाद मैंने ये रिवीजन टेक्निक, एसोसिएशन मेथड, इन सब का इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग उसके बाद फिर देखो कि ये पॉइंट जब खत्म होता है हमारा बिजनेस वैल्यू फ्रॉम यूज़ ऑफ आईटी, उसके बाद भी पैराग्राफ में कुछ दिया हुआ है, उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है क्या हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं 1.9 स्टडी मेटल के हिसाब से। आपकी स्टडी मेटल के हिसाब से टॉपिक नंबर 1.9 है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं। तो जब भी रिस्क मैनेजमेंट आएगा आपको कोसो की याद आनी चाहिए, कोसो गाइडलाइंस की याद आनी चाहिए। तो सॉक्स में कोसो है और कोसो ने क्या बताया है इंटरनल कंट्रोल के बारे में और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो बस ध्यान रहे आपको कि आप जब भी रिस्क मैनेजमेंट आएगा तब आप कोसो को एक बार ज़रूर से याद करोगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे आपकी स्टडी मेटल में क्या लिखा हुआ है। किसी भी इंटरप्राइज़ के लिए इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट और आईटी रिस्क मैनेजमेंट करना बेस होता है गवर्नेंस करने के लिए। गवर्नेंस करने के लिए इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट और आईटी रिस्क मैनेजमेंट करना किसी भी इंटरप्राइज के लिए आधारशिला होता है, बेस होता है, ठीक है। और अगर आईटी रिस्क मैनेजमेंट और इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर है तो हम कह सकते हैं कि हमारा गवर्नेंस जो है वो सही तरीके से हो रहा है। अगर आईटी गवर्नेंस और इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट जो है हमारा सही तरीके से नहीं हो रहा है तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमारा गवर्नेंस सही तरीके से हो रहा है। अगर आईटी गवर्नेंस अच्छा है तो उससे हम लोग इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट और आईटी रिस्क मैनेजमेंट का क्लोज लिंक कर सकते हैं। तो आईटी गवर्नेंस, तो गवर्नेंस जो है हमारा, गवर्नेंस में एक देखा था हम लोगों ने आईटी गवर्नेंस होता है। तो आईटी गवर्नेंस अगर हमारा अच्छा है तो उसमें यानी कि रिस्क मैनेजमेंट और आईटी रिस्क मैनेजमेंट जो है वो हमारा उसका क्लोज लिंकेज है, मतलब वो अच्छा है तो ये भी अच्छे होंगे। और आईटी गवर्नेंस हमारा अच्छा नहीं है तो ईआरएम और आईटी रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छे नहीं होंगे। ईआरएम बोलो तो इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। होप ये सारे टर्म को अगर मैं शॉर्ट में भी बोलूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसा ना हो कि अगर मैं कोई टर्म शॉर्ट में बोलूं और आपको समझ में ना आए, इसीलिए आप ध्यान देना इन सब टर्म पे। इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट मतलब ERM, GRC मतलब गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लाइंस। तो जो टर्म्स मैंने पहले डिफाइन कर दिए हैं उसी को मैं शॉर्ट में बोल सकता हूं, अदरवाइज़ मैं किसी टर्म को कोशिश करूंगा कि शॉर्ट में ना बोलूं। तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं, रिस्क को परमानेंटली एलिमिनेट तो नहीं किया जा सकता है, चाहे कितना भी अच्छा आप रिस्क मैनेजमेंट लगा लो, कोई भी रिस्क को परमानेंटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, लेकिन रिस्क को मिटिगेट किया जा सकता है। रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कई सारी स्ट्रैटेजी है जो हमें आगे चल के पढ़नी है। रिस्क मैनेजमेंट को करने के लिए कई सारी स्ट्रैटेजी होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेंशियल रिस्क से डील करने के लिए पहले रिस्क का आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा और हमें रिस्क का असेसमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद अप्रोप्रिएट मेजर हम लोग लगाते हैं या कंट्रोल लगाते हैं। तो किसी भी रिस्क के लिए आप चैप्टर नंबर 3 जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा पहले रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, पहले रिस्क को पहचाना जाता है, फिर उसका असेसमेंट किया जाता है, फिर उसका एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस में पॉसिबल सॉल्यूशन को भी ढूंढते हैं और उसके बाद उसी हिसाब का उसमें कंट्रोल लगाया जाता है। तो रिस्क मैनेजमेंट जब आएगा तो आपको ये 4 पॉइंट तो आराम से याद होने चाहिए। रिस्क को पहले पहचानो, आइडेंटिफाई करो रिस्क को, फिर उसका असेसमेंट करो, असेसमेंट करने के बाद उसका एनालिसिस एंड इवैल्यूएट करो और सॉल्यूशन देखो, उसका सॉल्यूशन को इवैल्यूएट करो और लास्ट में उसका कंट्रोल प्रॉपर लगाओ। तो 4 स्टेप में आप लोग रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो। रिस्क को पहले पहचानना है,
तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों ने देखा कि रिस्क मैनेजमेंट किसी भी एंटरप्राइज़ के लिए जो है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट जो है वो गवर्नेंस का जो होता है वो बेस होता है। अगर ये अच्छा है, अगर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है आईटी का, तो हम लोग मान लेंगे कि गवर्नेंस भी बहुत अच्छा है। आईटी गवर्नेंस के साथ और गवर्नेंस के साथ दोनों का क्लोज लिंकेज आपस में होता है और आईटी गवर्नेंस में ईआरएम और आईटी रिस्क मैनेजमेंट दोनों को कंसिडर किया जाता है। रिस्क को परमानेंटली एलिमिनेट तो नहीं किया जा सकता है, चाहे कितना भी अच्छा रिस्क मैनेजमेंट लगा लो, लेकिन रिस्क को जो है मिटिगेट किया जा सकता है स्ट्रैटेजी से। फिर बोलता है कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए रिस्क को पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर असेसमेंट करना है, उसके बाद अप्रोप्रिएट मेजर लगाना है। उसके बाद टॉपिक नंबर 1.9.1 आता है। टॉपिक नंबर 1.9.1 आपका बोलता है इंफॉर्मेशन सिस्टम रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। इंफॉर्मेशन सिस्टम रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, दो बातों के बारे में बताता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है चैप्टर नंबर 2 में हम लोग देखेंगे। जाहिर सी बात है कि एक ऐसा सिस्टम जो इन्फॉर्मेशन देता हो, और क्योंकि इन्फॉर्मेशन सिस्टम अच्छा होगा, सारे बिजनेस जो है इन्फॉर्मेशन पे ही आधारित रहते हैं, इसीलिए अगर इन्फॉर्मेशन सिस्टम अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि बिज़नेस को सक्सेस मिलेगा। तो यहाँ पे बोलता है आईटी न केवल इन्फॉर्मेशन प्रोसेस में बल्कि डिसीजन मेकिंग के लिए भी ज़रूरी है। और डिसीजन मेकिंग के लिए आप जैसा कि जानते हो कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा चाहिए, तो आईटी न केवल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, न केवल बिजनेस को प्रोसेस करने के लिए, बल्कि डिसीजन मेकिंग के लिए भी ज़रूरी है। क्रिटिकल बिजनेस जो होता है वो डिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन पर कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट होने लगा है आजकल इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन पर। आईटी में इंफॉर्मेशन जो है वो आपका साइबर स्पेस में यानी कि नेटवर्क पर ट्रेवल करते रहता है। आईटी में जो आपका इंफॉर्मेशन है वो नेटवर्क पे ट्रेवल करते रहता है, यानी कि इंटरनेट पे ट्रेवल करते रहता है। इसीलिए कंट्रोल जो है कुछ ज़्यादा लगाना ज़रूरी है, मजबूत लगाना ज़रूरी है। इसकी एडिशन में जो है वो आईटी कंट्रोल एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी हो गया है आज के डेट में, और आईटी जो है कंट्रोल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी हो गया है आज के डेट में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है उसमें सेक्शन नंबर 43A है। सेक्शन नंबर 43A फॉर द टाइम बीइंग आप इतना ही याद रखो, 43A। जब हम लोग आईटी एक्ट पढ़ेंगे तो 43A हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसमें क्या बोलता है कि अगर पब्लिक का कोई भी इंफॉर्मेशन आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लेते हो, जैसे कि मानो कि आप जैसे डीमैट अकाउंट भी खोलते हो तो आपका बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के पास होता है। सिम कार्ड भी लेते हो तो एक वोटर आईडी पे साइन करके देते हो आप, तो आपने तो वो उस डॉक्यूमेंट पे तो लिखा नहीं कि हमने वोटर आईडी लेने के लिए हम लोगों ने सिम कार्ड लेने के लिए ये जो है ज़ेरॉक्स कॉपी दिया, उस पर अपना साइन किया, आपने डायरेक्ट उसको दे दिया। अगर वो बंदा चाहे तो आपकी इस आईडी का साइन किया हुए कॉपी का मिसयूज़ भी कर सकता है अदर प्लेस पे, ठीक है। तो इसीलिए जनरली हम प्रेफर करते हैं कि हम जिस डॉक्यूमेंट को दे रहे हैं उसको साइन करें, उस पर लिख भी दे शॉर्ट में कि किस पर्पज़ के लिए दे रहे हैं, तो बेटर रहेगा कि कोई मतलब उसको मॉडिफाई नहीं कर पाए, मतलब अच्छे तरीके से हम लोग कंफर्म रहेंगे। तो पब्लिक से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर लिया जाता है उसका किसी भी तरीके से पब्लिक की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी या किसी भी तरह का लॉस हुआ फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल रेपुटेशन वगैरह वगैरह का, तो वो कंपनी को क्लेम कर सकती है कि हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, और कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 43A ऑफ द आईटी एक्ट 2000 ऐसा हम लोगों को बोलता है। तो यानी कि अब इन सब पब्लिक का भी इंफॉर्मेशन वगैरह सब को कॉन्फिडेंशियल बना के रखना है, इसकी वजह से भी जो है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बोल सकते हैं हम लोग। तो रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट में हम लोगों ने देखा अब तक कि आईटी न केवल इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए बल्कि डिसीजन मेकिंग के लिए भी ज़रूरी हो गया है, और आजकल इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन पे कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो गए हैं। साथ में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी हो गया है कंट्रोल लगाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट सेक्शन नंबर 43A के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्योंकि आजकल फ्रॉड इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए मैनेजमेंट को आईटी रिलेटेड रिस्क और उसके की पार्ट्स को इंटरप्राइज गवर्नेंस का पार्ट बना दिया जाता है। आईटी का यूज़ में आजकल फ्रॉड इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं तो इंटरप्राइज गवर्नेंस का पार्ट ही बना दिया जाता है। आप आईटी रिलेटेड जितना भी रिस्क है और उसका मैनेजमेंट जो है इंटरप्राइज गवर्नेंस का पार्ट ही बना दिया गया है। रिस्क का अगर लिटरल मीनिंग हम लोग कहें तो यहाँ पर रिस्क को डिफाइन भी किया गया है। रिस्क का अगर लिटरल मीनिंग हम लोग कहें तो रिस्क का मतलब होता है एडवर्स हैपनिंग। रिस्क का मतलब क्या होता है? एडवर्स हैपनिंग, जिसका रिजल्ट पोटेंशियल लॉस हो सकता है या एक्सपोजर हो सकता है, ठीक है। पोटेंशियल लॉस या एक्सपोजर हो सकता है, तो ऐसा एडवर्स हैपनिंग रिस्क का मतलब होता है। ऐसा एडवर्स हैपनिंग अगर वो
जो है रिस्क मेटरलाइज हो गया तो एक्सपोजर हो सकता है या पोटेंशियल लॉस हो सकता है। और रिस्क मैनेजमेंट को डिफाइन किया जा सकता है, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है एक्सेप्टेबल लेवल तक रिस्क को रिड्यूस करने की कोशिश। एक्सेप्टेबल लेवल तक रिस्क को रिड्यूस करने की कोशिश हमारा जो है वो रिस्क मैनेजमेंट कहा जाता है। रिस्क मैनेजमेंट का डिफिनेशन हम लोगों ने देखा कि एक्सेप्टेबल लेवल तक रिस्क को रिड्यूस करने की कोशिश ही हमारा रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है। रिस्क मैनेजमेंट में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रिस्क को, मेज़र उसका ढूंढना पड़ेगा और मिनिमाइज करना पड़ेगा उसके जो इवेंट हो सकते हैं, जो हमारे एक्सपेक्टेड इवेंट है उसको। आईटी के हर इंफॉर्मेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ इनहेरेंट रिस्क होता ही होता है, जिसको पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, केवल मिटिगेट किया जा सकता है। जहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट की बात आती है तो रिस्क मैनेजमेंट में के लिए आपने कंट्रोल तो लगाया, कंट्रोल का जो है इवेल्युएट करने वाला, कंट्रोल अच्छा है या नहीं है इसको बताने वाला ऑडिटर साहब आएंगे। ऑडिटर को कंट्रोल का लेवल देखना होता है और अगर कहीं अनअवेलेबल या इनएडिक्वेट लगा कंट्रोल, कहीं पे कंट्रोल है ही नहीं या है लेकिन इनएडिक्वेट है, तो उसको जो है ऑडिटर रिपोर्ट करेगा मैनेजमेंट को रिकमेंडेशन के साथ। कंट्रोल भी 3 प्रकार का होता है जनरली, प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल एंड करेक्टिव कंट्रोल। कंट्रोल के तो बहुत सारे प्रकार होते हैं जो हम लोग चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग देखते हैं कंट्रोल जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। प्रिवेंट करने के लिए प्रिवेंटिव कंट्रोल, करेक्ट करने के लिए करेक्टिव कंट्रोल और डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्टिव कंट्रोल, पीडीसी। आपका पोस्ट डेटेड चेक नहीं, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव कंट्रोल। रिस्क को मिटिगेट करने का एकमात्र तरीका होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी लगाना। रिस्क को मिटिगेट करने का एकमात्र तरीका होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी लगाना। इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी का डेफिनेशन यहाँ पे कुछ अलग करके बताया गया है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी होता क्या है, इसको डिफाइन किया गया है यहाँ पे। ये सारे डिफिनेशन आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आप सुन लो, आप कुछ हद तक आप लिख पाओगे ऐवे ही, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी का मतलब वो प्रोसीजर और प्रैक्टिस होता है जो हम लोगों को एश्योर करता है कंप्यूटर फैसिलिटी अवेलेबल है और रिक्वायर्ड टाइम पे अवेलेबल रहेगी, और अगर केवल ऑथराइज पीपल ही उस कंप्यूटर फैसिलिटी तक पहुंच सकता है। तो देखो इंफॉर्मेशन सिस्टम को यहाँ पे कंप्यूटर फैसिलिटी तक स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे जब भी आप रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, खासकर यहाँ पे आईएएस एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये जो आईएएस रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट जब क्वेश्चन में ऐसा दोनों पॉइंट दिया या किसी केस लॉ टाइप के क्वेश्चन में दिया इंफॉर्मेशन सिस्टम रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट, तो आपको याद रहना चाहिए कि इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? ये ऐसा प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस जिससे हम लोग एश्योर हो सकें कि कंप्यूटर फैसिलिटी जो है अवेलेबल है और रिक्वायर्ड टाइम पे हम लोगों को अवेलेबल रहेगी, ताकि डाटा जो है कंप्लीटली एंड इफेक्टिवली प्रोसेस हो सके हमारा, और केवल ऑथराइज पीपल जो है वहाँ तक पहुँच सकता है, कंप्यूटर फैसिलिटी तक पहुँच सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने आईएएस रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कुछ डिस्कशन किया। एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं कि आईटी न केवल इन्फॉर्मेशन प्रोसेस में बल्कि डिसीजन मेकिंग में भी आजकल ज़रूरी है। क्रिटिकल बिजनेस का डिपेंडेंसी जो है इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन पे कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है। इन्फॉर्मेशन साइबर स्पेस पे यानी कि नेटवर्क पर ट्रेवल करता है, इसलिए उस पर मजबूत कंट्रोल लगाना काफ़ी ज़रूरी हो गया है और उस पर कंट्रोल लगाना एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी हो गई है। सेक्शन नंबर 43A हम लोगों ने साथ में देखा और फिर हम लोगों ने देखा क्योंकि आजकल फ्रॉड जो है इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए एंटरप्राइज गवर्नेंस का एक पार्ट ही हो गया है आईटी से रिलेटेड रिस्क को जानना और उस पर जो है प्रॉपर कंट्रोल लगाना। रिस्क को हम लोग अगर लिटर डिफाइन करते हैं तो ऐसा एडवर्स हैपनिंग जिसका रिजल्ट जो है पोटेंशियल लॉस या एक्सपोजर हो सकता है। और रिस्क मैनेजमेंट का मतलब हम लोगों ने देखा एक्सेप्टेबल लेवल तक, जिसको हम लोग बर्दाश्त कर सकें, बर्दाश्त करने वाले लेवल तक रिस्क को रिड्यूस करने की कोशिश करना ही रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है। रिस्क मैनेजमेंट में आइडेंटिफाई करना, मेजर करना और मिनिमाइज करना है अनसर्टेन इवेंट को, ठीक है, ताकि हमारे रिसोर्सेज पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। आईटी के हर इंफॉर्मेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ इनहेरेंट रिस्क होता है जिसको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है पूरी तरह, केवल मिटिगेट किया जा सकता है। ऑडिटर को कंट्रोल लेवल देखना होता है और अगर कहीं कंट्रोल अवेलेबल है, कंट्रोल है ही नहीं या कंट्रोल इनएडिक्वेट है तो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है और साथ में रिकमेंडेशन भी देना पड़ता है। कंट्रोल भी 3 प्रकार का होता है, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव कंट्रोल। रिस्क को मिटिगेट करने का एकमात्र तरीका होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी लगाना। इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी का मतलब
मतलब होता है वो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस जिससे हम लोग एश्योर कर सके कि कंप्यूटर फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है और टाइम पे अवेलेबल रहेगी, ताकि डाटा जो प्रोसेस है हमारा कंप्लीट हो और जो है इफेक्टिवली प्रोसेस होता रहे। केवल ऑथराइज पीपल ही कंप्यूटर फैसिलिटी तक पहुंच सके, यह भी आईए सिक्योरिटी के डेफिनेशन में आता है। तो जस्ट इसको एक बार आपको रीड करना है, इसमें कोई ज़्यादा है नहीं। अब हम लोग बात करते हैं सोर्स ऑफ रिस्क, रिस्क आने का सोर्स क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क। देखो ना कितना अजीब बात है कि रिस्क का भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जिस पल में आपको ये भूत दिखा तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा PUL, और जो ये रिस्क लाने वाला जो ये भूत है HEC, NTPC इंडिविजुअल। बस आपको याद रखना है। तो HEC बोलो तो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, HEC जिसके नाम से बुलाया जाता है HEC, और NTPC तो आप लोग जानते ही हो। तो HEC तो ये कंपनी का नाम HEC हो गया और NTPC होगा, और इंडिविजुअल लोग इसमें काम करते हैं। तो सोर्स ऑफ रिस्क लाने वाले यही हैं HEC और NTPC के लोग। इसको यही लोग भूत हैं, HEC और NTPC के लोग और इंडिविजुअल। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क में हम लोग देखेंगे PUL। तो कितना अजीब हाल आ गया। देखो ना, रिस्क के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पहली बात तो ये। और जिस पल में आपने भूत को देखा था उस पल में PUL। तो HEC का मतलब क्या हो गया, सोर्स ऑफ रिस्क क्या हो गया, ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर, H का मतलब ह्यूमन बिहेवियर, E का मतलब इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। तो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। C का मतलब क्या हो गया, C का मतलब हमारा हो गया कमर्शियल एंड लीगल रिलेशनशिप, कमर्शियल एंड लीगल रिलेशनशिप, पहला नंबर पॉइंट हमारा। तो 3 पॉइंट हमारा HEC से ही कवर हो गया। H से ह्यूमन बिहेवियर, C से हमारा कमर्शियल एंड लीगल रिलेशनशिप, और E से हमारा इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। NTPC का मतलब देखते हैं। तो N का मतलब नेचुरल इवेंट्स, P का मतलब पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस, T का मतलब टेक्निकल इशू एंड टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल इशू, और C का मतलब मैनेजमेंट एक्टिविटी एंड कंट्रोल, C का मतलब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एक्टिविटी, और इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल एक्टिविटी। तो सोर्स ऑफ रिस्क जो है, जहाँ पे सोर्स ऑफ रिस्क पूछेगा, जहाँ पे स्टडी मटेरियल में ऐसी बातें को डिफाइन नहीं किया गया है, तो आपको एग्जाम में इतना काबिल नहीं बनना है, आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको भी ऐसे ही हूबहू लिख के चले आना है। जब सोर्स ऑफ रिस्क पूछेगा, ये नहीं आप एक रिस्क को पॉइंट में लिखते जाओ और डिफाइन करते जाओ और अपनी काबिलियत शो करो, ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो HEC NTPC है उससे पहले क्या लिखा हुआ है, कुछ पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग रिस्क के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो क्या क्या है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सोर्स ऑफ रिस्क में सबसे इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल स्टेप होता है रिस्क का सोर्स जानना। रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए सबसे क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट स्टेप होता है रिस्क को आइडेंटिफाई करना, स्पेशली सोर्स ऑफ रिस्क को हमें जानना होता है कि किस एरिया से रिस्क अकर हो सकता है। अगर हमें यही पता नहीं हो कि रिस्क कहाँ से आ सकता है तो उस पर हम लोग कंट्रोल के हाथ लगाएंगे। तो ये हम लोगों को पता लगाना होगा। पॉसिबल थ्रेट और पॉसिबल थ्रेट को जानने के लिए वल्नरेबिलिटी को भी पता लगाना पड़ेगा, और उसके बाद अकॉर्डिंगली रिस्क को मिटिगेट करने की स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। तो थ्रेट का मतलब तो आपको पता ही, वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, वी से वल्नरेबिलिटी होती है ना, वी, तो वी से वल्नरेबिलिटी होती है, तो वी का मतलब W होता है। तो आप बोलोगे वी का मतलब W कैसे हो सकता है, वी का तो अलग है, W तो अलग है, तो वी के बाद W आता है। तो वी का मतलब W इसलिए होता है कि W मतलब वीकनेस इन सिस्टम सेफगार्ड। जब किसी भी सिस्टम के सेफगार्ड में वीकनेस होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको वल्नरेबिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल स्टेप होता है रिस्क को मैनेजमेंट करने के लिए, रिस्क को आइडेंटिफाई करना, स्पेशली आइडेंटिफाई करने में उसके सोर्स के एरिया को जानना, ताकि हम लोग जो है पॉसिबल थ्रेट का और वल्नरेबिलिटी का पता लगा सकें, और यानी कि वीकनेस इन सिस्टम सेफगार्ड का हम लोग पता लगा सकें, और अकॉर्डिंगली हम लोग रिस्क मिटिगेशन करने के लिए स्ट्रैटेजी बना सकें। सोर्स ऑफ रिस्क में है हम लोगों ने देखा HEC NTPC। H से ह्यूमन बिहेवियर, E से इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, C से कमर्शियल एंड लीगल रिलेशनशिप। H से ह्यूमन बिहेवियर, C से कमर्शियल एंड लीगल रिलेशनशिप, E से इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, NTPC का नेचुरल इवेंट, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस, टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल इशू, और उसके बाद कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एक्टिविटी, और इंडिविजुअल से हम लोगों ने देखा इंडिविजुअल एक्टिविटी। ब्रॉडली हम लोग रिस्क को 4 कैटेगरी में बांटते हैं, 3 कैटेगरी में बांटते हैं, PUL। ब्रॉडली हम लोग रिस्क को रिस्क का कैरेक्टरिस्टिक्स, रिस्क के हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो P से पोटेंशियल लॉस। तो रिस्क का एक खासियत ये है कि उसमें लॉस होने की संभावना होनी चाहिए। U से अनसर्टेनिटी, तो अनसर्टेन होना चाहिए। जो दूसरा खासियत ये होना चाहिए रिस्क का कि अनसर्टेन होना चाहिए। और L का मतलब लाइकलीहुड या प्रोबेबिलिटी का एलिमेंट होना चाहिए कि अटैक हो सकता है, अटैक होने का चांस होना चाहिए। तो रिस्क के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं P से पोटेंशियल रिस्क। तो अगर थ्रेट अगर मैटेरियलाइज हो जाता है तो क्या
लॉस हो सकता है हमें, पोटेंशियल लॉस या एक्सपोजर क्या हो सकता है हमें, तो ये होना चाहिए पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा अनसर्टेन, कितना होगा हमें पता नहीं है, केवल हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अनसर्टेन है यानी कि, और लाइकलीहुड या प्रोबेबिलिटी के टर्म में हम लोग बता सकते हैं कि अटैक आ सकता है, अटैक आ सकता है, इसकी लाइकलीहुड या प्रोबेबिलिटी है। तो एल का मतलब लाइकलीहुड या प्रोबेबिलिटी है कि अटैक हो सकता है। ठीक है, तो ये रिस्क के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो सोर्स ऑफ रिस्क में हम लोगों ने देखा HEC, NTPC, और रिस्क के कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों ने देखा पोटेंशियल लॉस, अनसर्टेनिटी, लाइकलीहुड या प्रोबेबिलिटी। पोटेंशियल लॉस, अनसर्टेनिटी, लाइकलीहुड या प्रोबेबिलिटी। होप आपको ये याद हो जाएगा, और इसको अगर आपको 5 बार ही सुनना है तो आप बैक करके सुन लो क्योंकि बहुत आसान है। तो होप इसमें आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं रिलेटेड टर्म्स। रिलेटेड टर्म्स हमारा क्या है, ये आपका जो है 1.9.3 है, टॉपिक नंबर 1.9.3 है आपका रिलेटेड टर्म। रिलेटेड जो है टर्म्स, रिस्क के रिलेटेड टर्म जो होते हैं एसेट्स, वल्नरेबिलिटी, थ्रेट, एक्सपोजर, लाइकलीहुड, अटैक, रिस्क और काउंटर मीजर, और लास्ट में रेसिडुअल रिस्क। रेसिडुअल रिस्क भी आपको लिखा हुआ यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये सारे टर्म्स को हम लोग समझेंगे कि रिस्क से रिलेटेड जो ये सारे टर्म्स है उसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले एसेट्स, सबसे पहले हम लोग एसेट्स के बारे में समझेंगे। तो एसेट्स का मतलब क्या होता है, जिसकी कुछ वैल्यू हो। अगर वैल्यू ही नहीं है तो एसेट्स कैसे कहलाएगा, तो एसेट्स का मतलब जिसकी कुछ वैल्यू है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो कि डायरेक्ट टैक्स, उसमें शांति भूषण का केस, सॉरी आपने डायरेक्ट टैक्स तो पढ़ा नहीं होगा अभी, क्या पता पढ़ा भी होगा, तो उसमें शांति भूषण का केस याद होगा। तो उसने क्या किया था, उसने शांति भूषण ने क्या बोला था कि भाई हमारा जो हर्ट है, क्योंकि मैं वकील हूँ और मेरा जो छाती में हर्ट है, अगर हर्ट ना होता तो मैं वकालत नहीं कर पाता, मेरा बॉडी फंक्शन नहीं कर पाता, मेरा दिमाग काम नहीं कर पाता। इसीलिए हमारी जो है, हमारा जो हर्ट है वो एसेट्स है, और क्योंकि ये एसेट्स है इसलिए इसको हमने हर्ट का ऑपरेशन करवाया है, तो हमारा बोल के इसको रिपेयर एंड एक्सपेंडिचर बोल के हमारा डिडक्शन दो और इस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन भी दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने उससे सीधा पूछा कि भाई आपके जो एसेट्स है इसकी वैल्यू क्या है, आपके हर्ट की वैल्यू क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट को वो जवाब नहीं दे पाया। तो ये डायरेक्ट टैक्स का डिस्कशन करते वक्त में हम लोग ये सारे केस के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से जानेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग एसेट्स का वैल्यू किसी जो है एसेट्स होती है उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए सबसे पहले, तभी वो एसेट्स कहलाएगा। और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नेचर एसेट्स का जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, मतलब एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे एसेट्स के, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एसेट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनमें सारे या कोई भी होने चाहिए, सारे या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। पहला वैल्यू रिकॉग्नाइज्ड हो, वैल्यू रिकॉग्नाइज्ड हो। ध्यान से सुनो क्योंकि मैं इसको एक ही बार बताऊंगा, ये इतना रिलेवेंट नहीं है, मतलब रिलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन याद करने में इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, इसलिए 5 बार मैं इसको नहीं बताऊंगा। तो सबसे पहले वैल्यू रिकॉग्नाइज होनी चाहिए एसेट्स की। तो ये शांति भूषण का केस आपको समझ में आ गया होगा। आसानी से रिप्लेस नहीं हो बिना कॉस्ट, टाइम और रिसोर्सेज के या कॉम्बिनेशन के, मतलब यहाँ पे क्या बोलता है कि आसानी से रिप्लेसेबल नहीं हो बिना किसी कॉस्ट, टाइम या रिसोर्सेज के या कॉम्बिनेशन के, तो उसको आसानी से रिप्लेस नहीं किया जा सके। तो एसेट्स की दूसरी खासियत ये होनी चाहिए, तो एसेट्स की दूसरी खासियत ये होनी चाहिए कि आसानी से रिप्लेसेबल नहीं होना चाहिए। एसेट्स का दूसरा खासियत क्या होगा कि आसानी से रिप्लेसेबल नहीं होना चाहिए बिना किसी कॉस्ट, टाइम या रिसोर्सेज के या उसके कॉम्बिनेशन के इफर्ट के। फिर बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो है, ऑर्गेनाइजेशन में उसकी एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी होनी चाहिए, यानी कि कॉर्पोरेट आइडेंटिटी का एक पार्ट होना चाहिए, मतलब जिसके बिना कॉर्पोरेट का काम ना चल सके ठीक से। मतलब एसेट्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कॉर्पोरेट में, तो उसके बिना एसेट्स का काम ठीक से ना चल सके। ठीक है, और उसके बाद फिर बोला जाता है कि इसको क्लासीफाई किया जा सके, इंफॉर्मेशन को जो है क्लासीफाई किया जा सके। नॉर्मली जो है वो कई सारे कैटेगरी में, 5 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 बताया गया, प्रोप्राइटी, हाईली कॉन्फिडेंशियल और टॉप सीक्रेट। तो ये क्लासीफाई करना चाहिए प्रोप्राइटी में, हाईली कॉन्फिडेंशियल में और टॉप सीक्रेट में। जब हम लोग चैप्टर नंबर 2 इन्फॉर्मेशन सिस्टम कंसेप्ट पढ़ते रहेंगे तो हम लोग वहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एसेट्स के बारे में देखेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम लोग इतना ही जानते हैं कि प्रोप्राइटी, हाईली कॉन्फिडेंशियलिटी और टॉप सीक्रेट जो है इन 3 पार्ट में कम से कम क्लासीफाई होना चाहिए। तो ये यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या बताया गया एसेट्स का, कि एसेट्स ऐसी होनी चाहिए जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। शांति भूषण का केस देखा, शांति भूषण के जो एसेट्स है यानी कि हर्ट है उसकी जो है बैलेंस शीट में तो वैल्यू थी नहीं, लेकिन यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू होनी चाहिए बैलेंस शीट में बोलो तो। फिर बोलता है कि ये आसानी से रिप्लेसेबल नहीं हो बिना किसी कॉस्ट, टाइम या रिसोर्सेज के या उसके कॉम्बिनेशन के। तीसरा बोलता है ऑर्गेनाइजेशन के कॉर्पोरेट आइडेंटिटी का एक पार्ट होना चाहिए। और चौथा बोलता है कि इसको क्लासीफाई किया जाना चाहिए। एसेट्स जो होता है
यहाँ पे मुख्य रूप से हम लोग इन्फॉर्मेशन एसेट्स की बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या फिजिकल फॉर्म में या सॉफ्टवेयर में या फिर एम्प्लॉई के फॉर्म में हो, किसी भी एसेट्स यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब किसी भी फॉर्म में एसेट्स होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी जो है पर्सनल की जिम्मेदारी होती है कि वो आइडेंटिफाई करे हर एसेट्स के अगेंस्ट में रिस्क, हर एसेट्स के अगेंस्ट में रिस्क जो है बारी बारी से आइडेंटिफाई करे और उसका एसोसिएटेड पोटेंशियल डैमेज जो होता है हो सकता है उसके हिसाब से उस पर सेफगार्ड लगाए, जो डैमेज उसको हो सकता है उसके हिसाब से उसको सेफगार्ड लगाए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दूसरा टर्म देखते हैं वल्नरेबिलिटी। तो वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है वीकनेस इन सिस्टम सेफगार्ड। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है वीकनेस इन सिस्टम सेफगार्ड, जो एक्सपोज का वीकनेस इन सिस्टम सेफगार्ड यानी कि जो एक्सपोजर कर सकता है, ठीक है। तो अगर सेफगार्ड में वीकनेस ऐसा है जो एक्सपोजर कर सकता है, अगर थ्रेट आ गया तो एक्सपोजर कर सकता है, ऐसा वीकनेस है ये वीकनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम में या क्रिप्टोग्राफी सिस्टम में या अदर किसी कंपोनेंट में जैसे हार्डवेयर इंफॉर्मेशन वगैरह सब में हो सकता है। तो ये वीकनेस कहीं भी हो सकता है। तो वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है वीकनेस इन सिस्टम सेफगार्ड में वीकनेस। ये जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम में या क्रिप्टोग्राफी सिस्टम में हो सकता है। क्रिप्टोग्राफी सिस्टम क्या होता है हम लोग चैप्टर नंबर 3 में जाके पढ़ेंगे क्रिप्टोग्राफी सिस्टम क्या होता है। अभी मैं बस आपको इतना ही बोलूँगा कि जो क्रिप्टोग्राफी सिस्टम क्या होता है कि अगर मान लो कि किसी को आप कुछ लिखते हो, ठीक है, आई लव यू बोलना है 143 लिखते हो, तो 143 बोलो तो आप उस कोड में सेंडर ने रिसीवर के पास भेज दिया, रिसीवर ने रिसीव किया और उसका मीनिंग वो जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया, समझ गया। तो ये जो है साइपर टेक्स्ट को जो है वो कन्वर्ट करते हैं, प्लेन टेक्स्ट को जो है वो साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। प्लेन टेक्स्ट मतलब आपकी नेचुरल लैंग्वेज को एक कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। जो साइपर टेक्स्ट होता है वो मीनिंगलेस होता है, अगर उसको हैकर ने देख भी लिया या पढ़ भी लिया तो कुछ समझ नहीं पाएगा वो, क्योंकि वो जो मीनिंगलेस उसको कर दिया जाता है उस पर एक फंक्शन चला के जिसको हैश फंक्शन बोलते हैं। फिर जब रिसीवर उसको रिसीव करता है, रिसीवर जब इसको रिसीव करता है तो उसको वापस से वो अपना की का यूज़ करके यानी कि अपने की पेयर वगैरह का यूज़ करके वो रिसीवर जो है वापस से मैसेज को ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और उसको वो पढ़ने में कामयाब हो जाता है। मतलब कम्युनिकेशन लाइन में अगर किसी ने हैक भी कर लिया, किसी ने उस तक पहुंच भी लिया, तो क्योंकि उसके पास प्रॉपर की नहीं हो सकता है, इसकी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्रिप्टोग्राफी सिस्टम बोलते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी सिस्टम में भी जो है वल्नरेबिलिटी हो सकती है। तो क्रिप्टोग्राफी सिस्टम में भी जो सेंड करता है तो यानी कि उसको इंस्क्रिप्शन बोला जाता है और रिसीवर जो उसको वापस से ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करता है उसको डिस्क्रिप्शन बोला जाता है। इंस्क्रिप्शन करने के दो तरीके होते हैं, सिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन टेक्निक और असिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन टेक्निक। तो हम लोग उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे जो आपके चैप्टर नंबर 3 में आएगा और साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी आएगा जब की पेयर वगैरह को हम लोग देखते रहेंगे। तो बस यहाँ पे आपको इतना याद रखना है कि वीकनेस इन सिस्टम सेफगार्ड को वल्नरेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी जो अगर थ्रेट सामने आ जाता है तो उसका एक्सपोजर होने का चांस है, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम में, क्रिप्टोग्राफी सिस्टम में या अदर किसी कंपोनेंट में जैसे कि हार्डवेयर में, इंटरनल कंट्रोल वगैरह वगैरह किसी चीज़ में हो सकता है। वल्नरेबिलिटी अलाउ करता है थ्रेट को कि आप सिस्टम को हार्म करो या एक्सप्लॉइट कर दो। वल्नरेबिलिटी अलाउ कर देता है, वल्नरेबिलिटी क्या करता है, अलाउ करता है थ्रेट को कि आप सिस्टम को हार्म करो या फिर एक्सप्लॉइट करो। तो जैसे कि एग्जांपल है वल्नरेबिलिटी का, अपना दरवाज़ा खुला अनलॉक छोड़ो, लिविंग द फ्रंट डोर अनलॉक, शॉर्ट पासवर्ड, आपका पासवर्ड जो है वो शॉर्ट रखो। तो ये सारी चीज़ें जो है वल्नरेबिलिटी कहलाती है, ठीक है। वल्नरेबिलिटी किस लेवल का है ये जानने के लिए हमें मिसिंग सेफगार्ड को ढूंढना पड़ेगा। वल्नरेबिलिटी जो है वो किस लेवल का है, इसलिए हम लोगों को मिसिंग सेफगार्ड को ढूंढना पड़ेगा कि आखिर जिस एसेट्स की बात हम लोग कर रहे हैं उसमें सेफगार्ड की कमी क्या रह गई है। मिसिंग सेफगार्ड ढूंढने के लिए हम लोग सिक्योरिटी का इवैल्यूएशन करते हैं, टेस्ट करते हैं और उसका प्रेजेंटेशन एनालिसिस वगैरह सब करते हैं। यानी कि अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग किस चीज़ के लिए, वल्नरेबिलिटी में जो है वीकनेस होती है सेफगार्ड में, उसको ढूंढने के लिए कि आखिर एक्जैक्टली क्या वीकनेस है। वल्नरेबिलिटी का मेन कारण होता है हमारे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में कोई ना कोई डिफेक्ट रह गया हो या इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त में हम लोगों ने कोई ना कोई डिफेक्ट छोड़ दिया हो, उसको वल्नरेबिलिटी का ये मुख्य कारण होता है। फिर बोलता है कि कुछ लोग डिफाइन करते हैं वल्नरेबिलिटी को किस तरह से, तो कुछ लोग डिफाइन करते हैं वल्नरेबिलिटी को अलग अंदाज में। वल्नरेबिलिटी एज ओपनिंग डोर फॉर अटैकर्स, वल्नरेबिलिटी को ओपनिंग डोर फॉर अटैकर्स बोला जाता है। ओपनिंग डोर फॉर अटैकर्स, अटैकर्स के लिए दरवाज़ा खुला हुआ छोड़ देना। नॉर्मली जो होता है वल्नरेबिलिटी के चार कंडीशन होते हैं, 4 कंडीशन होते हैं जो अटैकर को अटैक करना अलाउ करते हैं। 4 कंडीशन में अटैकर को अलाउ करते हैं। पहला,
अनदर यूज़र की तरह कमांड एग्जीक्यूट करना, तो अनदर यूज़र की तरह कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए अलाउ कर देता है वल्नरेबिलिटी। दूसरा, रिस्ट्रिक्टेड डाटा पर एक्सेस करना, रिस्ट्रिक्टेड डाटा पर एक्सेस करने के लिए अलाउ कर देता है ये वल्नरेबिलिटी। तीसरा, अनदर एंट्री जो है हमारे सिस्टम में डालने के लिए अलाउ कर देता है। और चौथा, कंडक्ट करना डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस कंडक्ट करना जो है वह अलाउ कर देता है। चौथा बोलता है वल्नरेबिलिटी में डिनायल ऑफ सर्विस कंडक्ट करना ये अलाउ कर देता है। तो वल्नरेबिलिटी के बारे में हम लोग यहाँ पे फिर से वापस रिवाइज करते हैं सारी चीज़ों को। वल्नरेबिलिटी क्या होता है? वीकनेस इन सिस्टम सेफगार्ड होता है, या ये तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में या क्रिप्टोग्राफी सिस्टम में या अदर कंपोनेंट में भी हो सकता है, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनल कंट्रोल वगैरह वगैरह। वल्नरेबिलिटी अलाउ करता है थ्रेड को कि आप सिस्टम को हार्म करो, यानी कि एक्सप्लॉइट करो। दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, लिविंग फ्रंट डोर अनलॉक और शॉर्ट पासवर्ड। उसके बाद फिर बोलता है कि वल्नरेबिलिटी जो है किस टाइप का है, तो उसका वीकनेस जो है वो क्या है, उसके लिए हम लोगों को सिक्योरिटी को इवेलुएट करना पड़ेगा और टेस्ट करना पड़ेगा सिक्योरिटी सिस्टम को। फिर बोलता है कि जो है प्रेजेंटेशन एनालिसिस टेक्निक वगैरह सब टेक्निक होते हैं सिक्योरिटी को इवेलुएट करने के लिए। वल्नरेबिलिटी का जो मेन कारण होता है हमारे सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन में या उसके डेवलपमेंट में या फिर इम्प्लीमेंटेशन वगैरह सब में डिफेक्ट रह गया हो। कुछ लोग डिफाइन करते हैं वल्नरेबिलिटी को कि वल्नरेबिलिटी एज ओपनिंग डोर फॉर अटैकर्स होता है। नॉर्मली वल्नरेबिलिटी को चार कंडीशन होते हैं, वल्नरेबिलिटी के 4 कंडीशन होते हैं, 4 में से कोई एक कंडीशन भी हो सकता है, तो 4 प्रकार में से और करके वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी क्या करता है? अनदर यूज़र को नॉर्मल यूज़र की तरह एंट्री करने के लिए अलाउ करता है, पहला पॉइंट ये बोलता है। दूसरा, रिस्ट्रिक्टेड डाटा पर एक्सेस करने के लिए अलाउ कर देता है। तीसरा, अनदर एंट्री जो है हमारे सिस्टम में डालने के लिए अलाउ कर देता है। और चौथा, कंडक्ट करना डिनायल ऑफ सर्विस, डिनायल ऑफ सर्विस जो है वो कंडक्ट करना अलाउ कर देता है। कि जो डिनायल ऑफ सर्विस जो वर्ड है, अलाउ एन अटैकर टू कंडक्ट ए डिनायल ऑफ सर्विस, तो डिनायल ऑफ सर्विस को आप अंडरलाइन करो। डिनायल ऑफ सर्विस जो है ये एक हम लोग चैप्टर नंबर 3 में विशेष रूप से डिस्कस करेंगे। डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है, अटैकर क्या करता है, अटैकर या बोलो तो हैकर क्या करता है। हैकर क्या करता है? किसी सिस्टम को, किसी पार्टिकुलर सिस्टम को या फिर उसके नेटवर्क को क्या करता है, उस पर बिना मतलब का कमांड सब छोड़ते चला जाता है, जिससे वो सिस्टम जो है वो ओवरलोड हो जाता है। और जब वो सिस्टम ओवरलोड हो गया तो वो सिस्टम क्या करता है, या तो काम करना स्लो कर देता है या फिर काम करना बंद कर देता है। उसी को डिनायल ऑफ सर्विस बोलते हैं। तो किसी सिस्टम पे या किसी नेटवर्क, उसके नेटवर्क सिस्टम पे, किसी सिस्टम पे ही या उसके नेटवर्क सिस्टम पे बिना मतलब का कमांड वगैरह सब छोड़ने लगता है, जिसकी वजह से ओवरलोड हो जाता है। ठीक है, और इसमें बस याद रखो डिनायल ऑफ सर्विस के, डिनायल ऑफ सर्विस जो भी जहाँ भी आएगा वहाँ भी मैं आपको याद दिलाऊंगा डिनायल ऑफ सर्विस के 2 एग्जाम्पल, एक yahoo.com और दूसरा amazon.com। तो yahoo.com और amazon.com जो है वो आपको याद रखना डिनायल ऑफ सर्विस में, उसकी कहानी मैं आगे चल के सुनाने वाला हूँ चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वल्नरेबिलिटी के बारे में देखें कि कुछ लोग डिफाइन करते हैं वल्नरेबिलिटी को कि वल्नरेबिलिटी जो है एक ओपनिंग डोर होता है अटैकर के लिए, अटैक करने को ओपनिंग डोर होता है। इसके जो है वो 4 प्रकार के जो है कंडीशन, 4 में से कोई एक कंडीशन हो सकते हैं। अनदर यूज़र को नॉर्मल यूज़र की तरह कमांड एग्जीक्यूट करना अलाउ कर देता है। दूसरा, रिस्ट्रिक्टेड डाटा पर एक्सेस करना अलाउ कर देता है। अनदर एंट्री को हमारे सिस्टम में आने के लिए अलाउ कर देता है। कंडक्ट कर देता है डिनायल ऑफ सर्विस, कंडक्ट कर देता है डिनायल ऑफ सर्विस। तो ये 4 प्रकार से वल्नरेबिलिटी को बताया जाता है। अब हम लोग थ्रेट की बात करते हैं, थ्रेट को देखते हैं। थ्रेट क्या होता है? थ्रेट कोई सर्कमस्टांसेस या इवेंट होता है, सर्कमस्टांसेस या इवेंट होता है, ठीक है, जो सर्कमस्टांसेस या इवेंट होता है जिसका पोटेंशियल होता है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम को या उसके कंपोनेंट को हार्म कर सके। तो थ्रेट क्या होता है? सर्कमस्टांसेस या इवेंट होता है, सर्कमस्टांसेस या इवेंट होता है। थ्रेट सर्कमस्टांसेस या इवेंट होता है जो हम क्या करता है, मतलब जिसका पोटेंशियल होता है कि वो सॉफ्टवेयर सिस्टम को या कंपोनेंट को हार्म कर सके। एग्जाम्पल के लिए बताया है अनऑथराइज एक्सेस, और उसके बाद डिस्ट्रक्शन, मॉडिफिकेशन या डिनायल ऑफ सर्विस वगैरह सब कर सकता है। थ्रेट का मतलब ये होता है, थ्रेट का मतलब ऐसा डर होता है, ऐसा सर्कमस्टांसेस या इवेंट होता है जिसका पोटेंशियल होता है कि वो सॉफ्टवेयर सिस्टम को या उसके कंपोनेंट को हार्म कर सके। थ्रेट एक ऐसा एक्शन या इवेंट या कंडीशन होता है जो कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है हमारी सिस्टम की क्वालिटी को, एबिलिटी को, जो ऑर्गेनाइजेशन को हार्म कर सके। तो थ्रेट जो है हमारे, थ्रेट होने से क्या होता है, हमारी CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और
अवेलेबिलिटी हार्म हो सकती है। जब हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव। तो CIA मेंटेन रखना, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन रखना जो है इन्फॉर्मेशन सिस्टम में होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी को CIA, इस टर्म को भी आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि CIA इसको भी मैं शॉर्ट में हमेशा बोलूँगा CIA। तो आपको याद आना चाहिए C से कॉन्फिडेंशियलिटी, I से इंटीग्रिटी और A से अवेलेबिलिटी। और जैसा कि मैंने बोला कि हमारी इसका में 5 चैप्टर जो है इन्फॉर्मेशन सिस्टम से डायरेक्टली रिलेटेड है, और जब भी इन्फॉर्मेशन सिस्टम की बात आएगी CIA की बात अपने आप आ जाएगी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी की बात अपने आप आ जाएगी। तो थ्रेट के बारे में हम लोग देख रहे थे कि थ्रेट ऐसा एक्शन या इवेंट है या कंडीशन है जो हमारा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है CIA को, क्वालिटी को, एबिलिटी को, ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, फिर बोलता है कि जो यहाँ पे थ्रेट तब होता है जब एसेट्स होता है, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन एसेट्स होता है, और अगर पूरा प्रोटेक्शन उस पर नहीं लगाया गया है या इन्फॉर्मेशन जो है ठीक से नहीं लगाया गया है तो थ्रेट होता है। तो थ्रेट तो तब होगा जब एसेट्स होगा, आपके पास संपत्ति होगी तभी ना उसकी चोरी होने का डर होगा। अगर आपके पास संपत्ति ही नहीं है तो आपके पास चोरी होने का भी डर नहीं है। तो सेम टू सेम यहाँ पे यही कंसेप्ट आ जाता है, थ्रेट तब होता है जब एसेट्स होता है। अगर एसेट्स इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन एसेट्स होता है तो उस पर प्रोटेक्शन लगाना जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं एक्सपोजर की। एक्सपोजर क्या होता है? अगर रिस्क मटेरियलाइज हो जाएगा तो किस एक्सटेंट तक लॉस होगा उसको एक्सपोजर बोलते हैं। रिस्क अगर मटेरियलाइज होगा तो किस एक्सटेंट तक आपको लॉस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोजर बोलते हैं। जरूरी नहीं है कि इमीडिएट इम्पैक्ट ही हो, जरूरी नहीं है कि जो है रिस्क मटेरियलाइज हो जाए तो इमीडिएट इम्पैक्ट ही हो। आपके क्या बोलते हैं, दवा और दारू की तरह, अंग्रेजी दवा और दारू की तरह इमीडिएट इम्पैक्ट ही हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो हो सकता है कि फ्यूचर में भी आपको लॉस कर सके। ठीक है, तो फ्यूचर में भी आपको लॉस कर सके। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल फ्यूचर में लॉस करने का वायोलेशन ऑफ प्राइवेसी वगैरह वगैरह सब, सेक्शन नंबर 43A ऑफ इनकम IT एक्ट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लाइक्लीहुड के बारे में। तो लाइक्लीहुड क्या होता है? लाइक्लीहुड क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होती है। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी? कि थ्रेट को सक्सेस मिल जाएगा, थ्रेट को, डर को सफलता मिल जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइक्लीहुड बोलते हैं। ताकि डर को सफलता अगर मिल जाएगी तो यानी कि वो जो है मेटरलाइज हो जाएगा तो एक्सपोजर हो जाएगा। तो एक्सपोजर होने का जो चांस होता है उसको हम लोग लाइक्लीहुड बोल सकते हैं। लाइक्लीहुड देखते वक्त हम लोग सेफगार्ड की ताकत और थ्रेट की ताकत दोनों को देखेंगे, तभी सही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लाइक्लीहुड क्या है। मतलब सेफगार्ड के रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे। ठीक है, सेफगार्ड के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो लाइक्लीहुड क्या है। अगर हमारा एसेट्स जो है वो बहुत पावरफुल है, तो जैसे कि क्या बोलते हैं, बारिश कितनी गति से आ रही है, कितना जोर का बारिश है, पत्थर वत्थर तो नहीं गिर रहा है, और आपके छाता की कितनी कैपेसिटी है, तो उससे आप लोग देखेंगे, दोनों चीज़ को इवैल्यूएट करेंगे आप साथ में, तब आप जानेंगे कि आप बच पाओगे कि नहीं बारिश से, इस छाता से, तभी आप निकलोगे। प्रोबेबिलिटी क्या बोलते हैं, लाइक्लीहुड देखते वक्त हम लोग सेफगार्ड की ताकत, थ्रेट की ताकत भी देखेंगे और सेफगार्ड की कैपेसिटी भी हमारी देखेंगे। इससे हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि लाइक्लीहुड क्या है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ को देखने के बाद उसके बाद हम लोग बात करते हैं अटैक की। अटैक क्या होता है? अटैक क्या होता है कि अनऑथराइज एक्सेस गेन करने का सिस्टम सर्विस में जो कोशिश होती है उसी को अटैक बोलते हैं। अटेम्प्ट टू गेन अनऑथराइज एक्सेस इन सिस्टम सर्विस में कुछ डैमेज पहुंचाने के लिए किसी भी रीज़न से अगर मान लो कि एक्सेस करना चाह रहा है कोई हमारा अनऑथराइज व्यक्ति, तो उसको अटैक बोला जाता है। कोई ऑथराइज नहीं है फिर भी एक्सेस करना चाह रहा है तो उसको हम लोग अटैक के नाम से जानते हैं। तो फिर हम लोग बोलते हैं कि अगर इसी को सॉफ्टवेयर टर्म में, अटैक को ही अगर सॉफ्टवेयर के टर्म में मैं बोलूँ तो किस तरह से बोलूँगा? अटैक मैलिशियस इंटेंशन होता है, मैलिशियस इंटेंशन होता है। ठीक है, तो जिसका टारगेट सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम में जो टारगेट सॉफ्टवेयर है उसके वीकनेस को एक्सप्लॉइट करना होता है। उसका जो टारगेट क्या होता है कि जो वीकनेस है, वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर दें हम। तो ये मैलिशियस इंटेंशनल जो कोड होता है, एक तरह से बोलो तो अटैक क्या होता है कि एक वायरस को डालना, जैसे वायरस को किसी ने डाल दिया तो आप क्या बोलोगे कि जो है अटैक कर दिया। ठीक है, तो वायरस ने अटैक कर दिया, तो हैकर ने वायरस के थ्रू अटैक कर दिया। तो यहाँ पे टारगेट क्या होता है? हमारा सॉफ्टवेयर या सिस्टम की वल्नरेबिलिटी के वीकनेस को एक्सप्लॉइट करना। बेसिकली एक ऐसे डिजाइन एक्शन का सेट होता है, बेसिकली ये क्या होता है? एक ऐसे डिजाइन एक्शन का सेट होता है जो CIA को या अदर डिजायरेबल फीचर को इंफॉर्मेशन सिस्टम का भंग कर देता है। जो ऐसा अटैक का मकसद क्या होता है? CIA को या अदर फीचर्स को भंग करना। CIA बोले तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम को या अदर फीचर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम को भंग कर देना। सीधे शब्दों में इंफॉर्मेशन सिस्टम सेफगार्ड को
इंफॉर्मेशन सिस्टम सेफगार्ड को डिफीट करने की कोशिश, इंफॉर्मेशन सिस्टम सेफगार्ड को डिफीट करने की कोशिश अटैक कहलाता है। अब जस्ट इसको रीड कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं रिस्क। रिस्क किसको बोलते हैं? तो बोलता है रिस्क क्या होता है कि अगर पार्टिकुलर थ्रेड जो है एक्सप्लॉइट हो गया तो क्या हार्म होगा हमारा, तो उसका क्या चांस है हार्म होने का। अगर कोई पार्टिकुलर जो है थ्रेट एक्सप्लॉइट हो गया, तो थ्रेट अगर एक्सप्लॉइट हो गया तो क्या हार्म होगा हमारा, उसी को हम लोग रिस्क बोलते हैं। हार्म में केवल फाइनेंशियल हार्म की बात नहीं है, यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल हार्म भी आ जाएगा। जैसे कि मान लो कि आप क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल वगैरह सब खराब हो गया। रिस्क असेसमेंट में हम लोगों को क्या बोलते हैं, रिस्क असेसमेंट में कुछ बातें इंक्लूड करनी पड़ती हैं हम लोगों को। रिस्क असेसमेंट में हम लोगों को टीवी का इम्पैक्ट जो है इंक्लूड होगा, हमारा टीवी इम्पैक्ट एनालिसिस करेंगे। ज़्यादा टीवी आप देखोगे तो क्या होगा, इम्पैक्ट, आपका आंख खराब हो जाएगा। तो रिस्क है कि आपका आंख खराब हो जाएगा। तो बस हम लोग रिस्क असेसमेंट में जो है, यहाँ पे रिस्क असेसमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है इसके कुछ स्टेप को देखेंगे। टीवी इम्पैक्ट एनालिसिस, टीवी इम्पैक्ट एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट में इंक्लूड स्टेप्स, रिस्क असेसमेंट में इंक्लूड स्टेप्स, टीवी इम्पैक्ट एनालिसिस। टी से क्या हो गया, थ्रेट, टीवी से क्या हो गया, थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी। थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी बोलो तो टीवी, पहला पॉइंट आपका हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी इन द सिस्टम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी इन द सिस्टम। तो ये हो गया रिस्क का जो पहला स्टेप है। टीवी इम्पैक्ट, इम्पैक्ट की बात करते हैं। इम्पैक्ट आइडेंटिफाई करना है हम लोगों को कि सीआईई लॉस होने का क्या इम्पैक्ट है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी लॉस होने का क्या इम्पैक्ट है। देखो स्टडी मेटेरियल ने भी शॉर्ट में यूज़ कर दिया CIA, ठीक है। और उसके बाद लास्ट वाला थर्ड नंबर पॉइंट देखते हैं, एनालिसिस करना। तो बोलता है सिक्योरिटी कंट्रोल को आइडेंटिफाई करना है और एनालिसिस करना है। तो टीवी इम्पैक्ट एनालिसिस, तो सिक्योरिटी के कंट्रोल को आइडेंटिफाई करना और एनालिसिस करना है। तो रिस्क जानने के 3 स्टेप होते हैं, टीवी इम्पैक्ट एनालिसिस, टीवी से थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना है, इम्पैक्ट से इम्पैक्ट आइडेंटिफाई करना है कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी के लॉस पर, और एनालिसिस करना है सिक्योरिटी कंट्रोल को, और एनालिसिस करना है सिक्योरिटी कंट्रोल को, यानी कि आइडेंटिफाई एनालिसिस करके हम आइडेंटिफाई और एनालिसिस करना है हम लोगों को सिक्योरिटी कंट्रोल को। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंफॉर्मेशन साइबर स्पेस में ट्रेवल करता है तो कई सारे गैप हो जाते हैं। तो डिग्री ऑफ इंफॉर्मेशन जब साइबर स्पेस में ट्रेवल करता है तो आपको पता है कि प्रोटेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि नेटवर्क से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन टेक्नोलॉजी में बराबर चेंजेस आते जा रहा है, टेक्नोलॉजी दिन पर दिन बदलते जा रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस हिसाब का सेफगार्ड चाहिए उसी हिसाब का सेफगार्ड हमने लगाया है, जिस हिसाब का सेफगार्ड हमें चाहिए उसी हिसाब का सेफगार्ड हमने लगाया है। तो हम लोगों ने आई मूवी की चर्चा की थी। तो आई मूवी जो है साउथ इंडियन मूवी है, सॉरी तमिल मूवी है एक, तो साउथ इंडियन तमिल मूवी जो है आई, तो आई की स्टोरी तो अलग है लेकिन हम लोग एक इमेजिनरी स्टोरी क्रिएट करते हैं, ठीक है। इमेजिनरी स्टोरी क्रिएट क्या करते हैं कि एक राक्षस होता है, वो राक्षस क्या करता है, जो हीरोइन को किडनैप करके ले जाना चाहता है, ठीक है। और उस हीरोइन की रक्षा जो है केवल हीरो कर सकता है। तो लेकिन हीरो को रक्षा करने के लिए अलाउ नहीं करता है। कौन अलाउ नहीं करता है? हीरोइन के पिताजी अलाउ नहीं करते हैं। क्योंकि वो अलाउ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो हीरो और हीरोइन में आपस में अफेयर नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से अलाउ नहीं करते हैं। तो डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन नीड क्या है, हीरो रक्षा करे, और अप्लाई क्या कर रहा है, उसके पिताजी खुद ही रक्षा कर रहे हैं। तो अप्लाई क्या किया तो दोनों में गैप हो गया, नीड है हीरो की लेकिन पिताजी ने रक्षा किया तो दोनों में गैप हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो थ्रेट है, रिस्क जो है वो उससे थ्रेट हो जाएगा, यानी कि राक्षस जो है वो हीरोइन को उड़ा के ले जाएगा, हीरोइन को उड़ाने के ले जाने में कामयाब हो जाएगा। तो हीरोइन को उड़ा के क्यों ले गया, अगर आपके मन में ये सवाल उठता है तो मैं अगर इस सवाल का जवाब दूं आपको तो एक अजीबोगरीब इंग्लिश में मैं इसका जवाब देता हूँ, वाई उड़ाई, वाई उड़ाई। तो वाई का स्पेलिंग हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं, WIE। तो W से वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आप देख सकते हो कि गैप के कारण क्या क्या होते हैं। W से वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का बराबर से इस्तेमाल होते जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। I से इंटरकनेक्टिविटी ऑफ सब सिस्टम, सिस्टम, इंटरकनेक्टिविटी ऑफ सिस्टम। तो टेक्नोलॉजी का बराबर इस्तेमाल होते जा रही है, ये तो आप अपनी आंखों से देख ही रहे हो। सिस्टम आपस में इंटरकनेक्ट होता है, अगर सिस्टम जो है नेटवर्क से भी कनेक्ट होता है और आपस में भी इंटरकनेक्ट होता है। अगर एक सिस्टम फेल होता है तो उसका परिणाम क्या होता है, उसके सब नोड्स वगैरह सब भी फेल हो जाएंगे, बाकी उसके सब सिस्टम भी फेल हो जाएंगे। मतलब एक काम ठप होगा तो सारे के सारे काम ठप हो जाएंगे। ई का मतलब क्या होता है, इलिमिनेशन ऑफ डिस्टेंस, टाइम एंड स्पेस एज कंस्ट्रेंट, इलिमिनेशन ऑफ डिस्टेंस, टाइम एंड स्पेस एज कंस्ट्रेंट्स। तो डिस्टेंस, टाइम और स्पेस को आप लोग जैसे स्काइप से बात करते हो वैसे मीटिंग भी जो होती है ऑनलाइन वगैरह सब होती है, तो इसको कोशिश की जाती है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग इलिमिनेशन ऑफ डिस्टेंस, टाइम एंड स्पेस।
तो वाई तो हमारा हो गया WIE, वाइड स्प्रेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरकनेक्टिविटी ऑफ सब सिस्टम, सॉरी इंटरकनेक्टिविटी ऑफ सिस्टम, इलिमिनेशन ऑफ डिस्टेंस टाइम एंड स्पेस एज कंस्ट्रेंट्स। और उड़ाई का मतलब स्पेलिंग अलग देखते हैं, UDAE, यू से अनइवननेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, अनइवन है टेक्नोलॉजी का चेंज जो है अनइवन है, तो अनइवननेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। डिवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, मैनेजमेंट जो होती है वो सारा काम खुद तो करती नहीं है, डेलीगेट कर देती है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, यहाँ तक कि मैनेजमेंट को नॉलेज भी नहीं होता है और मैनेजमेंट मैनेज भी नहीं कर पाती, इसीलिए जो डेलीगेट करती है, और जहाँ पे डेलीगेट करेगी वहाँ पे तो रिस्क होगा ही, तो डिवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट और एंड कंट्रोल, या फिर आउटसोर्स कर देते हैं हम लोग तो काम को। उसके बाद लास्ट में देखते हैं हम लोग अट्रैक्टिवनेस ऑफ कंडक्टिंग अनकन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक अटैक। तो जो फिजिकल अटैक होता है इसके लिए तो बहुत ताकत चाहिए, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक अटैक जो होता है उसके करने के लिए तो केवल दिमाग चाहिए। बॉडी बिल्डर के पास अगर दिमाग नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉनिक अटैक नहीं कर सकता, और इलेक्ट्रॉनिक अटैक जनरली जो होता है पतला दुबला आदमी करता है। हैकर लोग जब जितने भी पकड़ा गए आप देखो वो दिमाग से तो तेज होते हैं बट शरीर से दुबले पतले होते हैं। तो अट्रैक्टिवनेस ऑफ कंडक्टिंग अनकन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक अटैक, तो इसका जो है अट्रैक्टिवनेस लोगों के प्रति बढ़ रहा है, जागरूकता बढ़ रही है। आपने भी किसी के जीमेल के को हैक करने की कभी न कभी कोशिश की होगी। तो अट्रैक्टिवनेस ऑफ कंडक्टिंग अनकन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक अटैक, तो मैंने तो की है, मैं सक्सेस भी मिला है मुझे, ठीक है। तो वाई उड़ाई, W वाइड स्प्रेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, वाइड स्प्रेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, आई से इंटरकनेक्टिविटी ऑफ सब सिस्टम, इंटरकनेक्टिविटी ऑफ सब सिस्टम, सॉरी इंटरकनेक्टिविटी ऑफ सिस्टम, ई से एलिमिनेशन ऑफ डिस्टेंस टाइम एंड स्पेस एज कंस्टेंट, एलिमिनेशन ऑफ डिस्टेंस टाइम एंड कंस्टेंट एंड स्पेस। फिर बोलता है कि उड़ाई UDAE, उड़ाई मतलब अनइवननेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, अनइवननेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। डी का मतलब डिवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, डिवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। और ए का मतलब अट्रैक्टिवनेस ऑफ अनकन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक अटैक, और ई का मतलब लास्ट वाला उड़ाई में ई का मतलब एक्सटर्नल फैक्टर होगा, एक्सटर्नल फैक्टर होगा, जैसे कि लीगल फैक्टर, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट वगैरह सब हो गया, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो बहुत सारे कानून भी होते हैं जिसकी वजह से ना हमारे अंदर लिमिटेशन आ जाती है, और उस लिमिटेशन की वजह से कुछ चीज़ें हम अप्लाई नहीं कर पाते जिसकी समस्या हो जाती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे आपको एक थ्रेट से बचना है, अगर आपको आग से बचना है तो आपके पास एक तरीका ये है कि हेलोन गैस सिस्टम लगा लो, लेकिन हेलोन गैस से ओजोन परत जो होती है ना, ओजोन परत डैमेज होती है, तो सरकार नहीं चाहती है, या फिर ओजोन परत डैमेज होना प्रकृति के लिए अच्छा नहीं है, इसकी वजह से लिमिटेशन लगाया जाता है, तो इसलिए हेलोन गैस का इस्तेमाल हम नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पानी से आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स, पेपर, कंप्यूटर वगैरह सब खराब हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, बहुत सारी लिमिटेशन आ जाती है लीगल कारण से, तो हेलोन गैस को लिमिटेशन में इस्तेमाल करना वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हम लोग फिजिकल कंट्रोल मेजर जब पढ़ते रहेंगे चैप्टर नंबर 3 में, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन जनरेट मेनी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रिस्क, दिस रिस्क लीड टू गैप बिटवीन द नीड टू प्रोटेक्ट सिस्टम एंड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन अप्लाइड। गैप इज कॉज्ड बाई वाई उड़ाई, वाइड स्प्रेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, interconnectivity of system, elimination of distance, time and space as constraint, unevenness of technological changes, devolution of management and control, attractiveness of conducting unconventional electronic attack, external factor, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। उसके बाद ये जो रिस्क है, रिस्क के बारे में हम लोगों ने जो देखा, सबसे पहले तो स्टेप्स देखा। स्टेप में टीबी इम्पैक्ट हम लोगों ने देखा, टी से थ्रेट एंड वल्नरेबिलिटी, इम्पैक्ट से इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई करना है, एनालिसिस से जो है सिक्योरिटी कंट्रोल को आइडेंटिफाई एनालिसिस करना है। उसके बाद हम लोगों ने देखा गैप इज कॉज बाय वाई उड़ाई। अब हम लोग देखते हैं लास्ट में कि नए रिस्क एरिया के बारे में देखते हैं कि कुछ न्यू रिस्क एरिया हैं जिसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो सकता है क्रिटिकल बिजनेस पे। कुछ नए रिस्क एरिया हैं, ध्यान दें क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, खासकर केस लॉ में ये क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है कि कुछ नए रिस्क एरिया क्या क्या हैं। इतने रिस्क एरिया बहुत सारे हम लोग जानते हैं, लेकिन मैनेजमेंट को कुछ नए रिस्क एरिया को बताएं जिसमें उसके क्रिटिकल बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ सके। तो फिर आप सोचोगे कहाँ से पूछ दिया है ये, एक्चुअली में यहाँ से पूछा है कि रिस्क से पूछा है। न्यू रिस्क एरिया क्या क्या होगा जिसका बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ सकता है, तो न्यू रिस्क एरिया होता है EMI। तो EMI, ई से क्या हो गया, एक्सटर्नल डेंजर। एक्सटर्नल डेंजर जो है जैसे होंगे हैकर्स, बाहर से अटैक करने वाले, डिनायल ऑफ सर्विस, बाहर से अटैक करने वाले, वायरस अटैक, ठीक है। तो एक्सटर्नल डेंजर। एम से मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो प्राइवेसी को और इथिकल वैल्यू को अफेक्ट करता है, ठीक है, प्राइवेसी को और इथिकल वैल्यू को अफेक्ट करता है। मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, मिसयूज और अब्यूज किया इंफॉर्मेशन सिस्टम का, हमारा इंटरनल आदमी लोग की या कोई भी मिसयूज एंड अब्यूज किया है। आई का मतलब हो गया इंक्रीज रिक्वायरमेंट फॉर अवेलेबिलिटी एंड रोबस्टनेस। तो यहाँ पे बोलता है कि जो
एवेबिलिटी की रिक्वायरमेंट और रोबस्टनेस की रिक्वायरमेंट यानी कि दृढ़ता की रिक्वायरमेंट दृढ़ता से बढ़ती जा रही है, हमारी जो रिक्वायरमेंट की जो इच्छा है वो बढ़ती जा रही है। तो ये कुछ नए रिस्क एरिया होते हैं, ठीक है। तो EMI एक्सटर्नल डेंजर, ई से एक्सटर्नल डेंजर, एम से मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम और आई से इंक्रीज रिक्वायरमेंट फॉर एवेबिलिटी एंड रोबस्टनेस। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो रिस्क है उसके बारे में, जो नीचे में न्यू टेक्नोलॉजी करके जो लिखा हुआ है उस पैराग्राफ के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि नई टेक्नोलॉजी से रिस्क तो बढ़ते जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी से कई प्रकार के रिस्क जो बढ़ते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से। बिजनेस के परफॉर्मेंस को भी हम लोग साथ में बढ़ाना चाहते हैं और रिस्क को रिडक्शन भी करना चाहते हैं। हम लोग बिजनेस के परफॉर्मेंस को तो बढ़ाना ही चाहते हैं, साथ में रिस्क रिडक्शन भी करना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी जो है वो रियल वैल्यू ऐड करता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी जो है ऑर्गेनाइजेशन में रियल वैल्यू ऐड करता है और ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल जो इंटरेक्शन का माहौल बनाता है और सही डिसीजन लेके हम लोग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को पा सकते हैं। तो ये सारी न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बारे में हम लोगों को कुछ प्रवचन लिख दिया है, जस्ट आप इसको एक बार रीड कर लो, उतना रिलेवेंट नहीं है। तो रिस्क के बारे में 3 बातें टोटल बताई गई है, स्टेप्स बताया गया है, गैप बताया गया है और न्यू रिस्क एरिया बताया गया है। ये आपको याद रखना है, ये 3 बातें जो हैं वो आपको किसी भी कीमत में याद रखनी है क्योंकि ये बराबर पूछते जा रहा है। और ये जो पुराना सिलेबस था हमारा इसका का, तो इसका का चेंजेस आने से पहले, तो मई 2015 से पहले भी, तो उन सब में भी ये एप्लीकेबल था। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जो है इसके पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं। अब हम लोग बात करते हैं काउंटर मीजर के बारे में। काउंटर मीजर क्या होता है? कोई भी एक्शन या कोई भी प्रोसीजर या कोई भी टेक्निक या अदरवाइज कुछ भी जो है अगर वल्नरेबिलिटी को कम करता है, यानी कि सिस्टम सेफगार्ड के वीकनेस को बढ़ाता है, सिस्टम सेफगार्ड के वीकनेस को कम करता है, वल्नरेबिलिटी को कम करता है। कोई भी एक्शन, प्रोसीजर या टेक्निक या कुछ भी आप प्रोसेस लगाते हो जिससे आप काउंटर मेजर करते हो, मतलब काउंटर अटैक तो आप जानते ही हो तो डिफेंस में, वैसे ही काउंटर मेजर आप लगाते हो या जो वल्नरेबिलिटी को कम करता है, यानी कि वीकनेस इन सिस्टम सेफगार्ड को कम करता है, तो उसको काउंटर मेजर कहा जाता है। उसी एक्शन, मतलब कि उसी एक्शन को, उसी प्रोसीजर को और उसी टेक्निक को काउंटर मेजर कहा जाता है। काउंटर मेजर डिपेंड करता है नेचर ऑफ वल्नरेबिलिटी पे और नेचर ऑफ रिस्क पे, रिस्क के नेचर पे और वल्नरेबिलिटी के नेचर पे काउंटर मेजर डिपेंड करता है और उसके पोटेंशियल इम्पैक्ट पे डिपेंड करता है। तो रिस्क के नेचर, वल्नरेबिलिटी के नेचर और उसके पोटेंशियल इम्पैक्ट पे जो है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा काउंटर मेजर का मतलब कोई भी एक्शन, प्रोसीजर या टेक्निक जो वल्नरेबिलिटी को कम करता है, मतलब सिस्टम सेफगार्ड के वीकनेस को रिड्यूस करता है, उसको काउंटर मेजर कहा जाता है, काउंटर मेजर कहा जाता है। तो काउंटर मेजर के बारे में कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, आप उसको देख लो। अब हम लोग बात करते हैं रेसिडुअल रिस्क के बारे में। रेसिडुअल रिस्क के बारे में, तो रेसिडुअल रिस्क के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो रेसिडुअल एंट्री आपने आईडीटी में भी पढ़ी होगी, ठीक है। तो एंट्री नंबर 97 था शायद, ठीक है। तो रेसिडुअल एंट्री आपने जो पढ़ी होगी, बस ऐसे ही बचा खुचा, चाहे कितना भी काउंटर मेजर लगा लो, चाहे कितना भी काउंटर मेजर लगा लो, पर कुछ ना कुछ रिस्क सिस्टम या कंपोनेंट में बच ही जाता है। कुछ ना कुछ रिस्क जो है सिस्टम में या उसके कंपोनेंट में बच ही जाता है, उसी को रेसिडुअल रिस्क कहते हैं। मतलब बचा खुचा रिस्क जो भी है उसको रेसिडुअल के कैटेगरी में डाल दिया गया है। इसको भी मैनेज करने का तरीका यही है कि या तो इसको एक्सेप्ट करो, अदरवाइज काउंटर मेजर डालो, या अदरवाइज कोई अदर सेफगार्ड को ढूंढ कर लगाते रहो। सेफगार्ड लगाने का मकसद जो होता है वो एक्सेप्टेबल लेवल पर ही रिस्क को रखने की कोशिश करना होता है। तो रिस्क मैनेजमेंट में भी हम लोगों ने देखा था, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि रिस्क को हम लोग एक्सेप्टेबल लेवल तक रखें। तो इसीलिए इसी के साथ हमारा रेसिडुअल रिस्क जो है वो खत्म होता है। रेसिडुअल रिस्क का मतलब होता है कि चाहे कितना भी काउंटर मेजर लगा लो, पर कुछ ना कुछ रिस्क सिस्टम या उसके कंपोनेंट में बच ही जाता है, उसी को रेसिडुअल रिस्क कहते हैं, मतलब बचा खुचा रिस्क कहते हैं। इसी को हम लोगों को मैनेज करने का तरीका ढूंढना है, यानी कि काउंटर मेजर लगाना है, सेफगार्ड ढूंढ कर लगाना है और लगाते रहना है। मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि रेसिडुअल का मतलब क्या होता है? इनहेरेंट लिमिटेशन है। ये बचा खुचा कुछ ना कुछ रिस्क जो है वो रह ही जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, बचा खुचा कुछ ना कुछ रिस्क रह ही जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ की। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ की हम लोग बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए हम लोग जो है स्ट्रैटेजी को डिस्कशन करने वाले हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी होती है, पहला
सब टी से है, देख लो सब टी से, आसान है याद रखना। टॉलरेट करो या एक्सेप्ट करो रिस्क को। दूसरा टर्मिनेट करो या एलिमिनेट करो रिस्क को। तीसरा ट्रांसफ़र करो या शेयर करो रिस्क को। चौथा ट्रीट करो या मिटिगेट करो रिस्क को। और पांचवा टर्न बैक करना। तो टॉलरेट या एक्सेप्ट, टर्मिनेट या एलिमिनेट, ट्रांसफ़र या शेयर, ट्रीट और मिटिगेट और टर्न बैक। तो ये 5 प्रकार के रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे अब। तो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी ये होती है कि ज़रूरी नहीं है कि हर रिस्क को जो है आइडेंटिफाइड करने के बाद ही उसकी स्ट्रैटेजी लगाए, ठीक है। तो हर रिस्क की स्ट्रैटेजी जो है आइडेंटिफाई करने के बाद ही लगाएं। कुछ तो हम लोगों को प्रोटेक्शन पहले से भी लेके रहना चाहिए, लेकिन हाँ, हर जो है एसेट्स का जो रिस्क होता है उस पर हम लोग प्रोटेक्शन नहीं लगाते, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ही करना है। अब जितने का बच्चा नहीं उतने का झुंझुना हो गया, वो तो अच्छी बात नहीं है ना। तो इसलिए जिस हिसाब का रिस्क होगा उसी हिसाब का आपको जो है उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के हिसाब से ही मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी लगानी है। तो पहला जो टाइप का रिस्क होता है, ये पैराग्राफ पॉइंट स्टार्ट होने से पहले जो कुछ लिखा हुआ उसके बारे में बता रहा था। अब टॉलरेट या एक्सेप्ट रिस्क के बारे में बात करते हैं। टॉलरेट या एक्सेप्ट रिस्क क्या होता है? बर्दाश्त करना। जब यहाँ पे माइनर इंपैक्ट होता है, जब रिस्क का माइनर इंपैक्ट होता है, रिस्क की प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस जो होती है बहुत कम होती है, इस केस में हम लोग जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस ही रिस्क को मानते हैं, मतलब एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देते हैं, बर्दाश्त कर देते, चलो भाई इतना नॉर्मल रिस्क है, ठीक है, तो हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। फिर बोलता है कि टर्मिनेट या एलिमिनेट द रिस्क। रिस्क किसी पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी या सप्लायर या कस्टमर से रिलेटेड है तो सप्लायर, कस्टमर और पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी को निकाल के फेंको, ठीक है। तो अगर रिस्क जो है पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी या सप्लायर या कस्टमर से रिलेटेड है तो बेटर है कि उसको एलिमिनेट कर दिया जाए, तो उससे जुड़ा हुआ रिस्क भी उसके साथ साथ चला जाएगा, ठीक है। तो टर्मिनेट या एलिमिनेट हो गया रिस्क। तीसरा हो गया हमारा ट्रांसफ़र या शेयर द रिस्क। ट्रांसफ़र या शेयर द रिस्क, तो यहाँ पे बोलता है कि ट्रेडिंग पार्टनर या सप्लायर के साथ हम लोग रिस्क को शेयर कर लेते हैं। यहाँ तक कि रिस्क से लॉस होने पर भी हम लोग जो इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगा उसको भी हम लोग इसी कैटेगरी में डालते हैं, ट्रांसफ़र या शेयर द रिस्क में डालते हैं, ठीक है। अब अकेले इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेते हो या ज्वाइंट करके लेते हो, उससे वो आपका पॉलिसी है इंटरनल, तो ट्रांसफ़र या शेयर द रिस्क। तो आप जस्ट आप इसको रीड कर लेना, ये सब ऐसे ही याद हो जाएगा। फिर बोलता है ट्रीट या मिटिगेट द रिस्क। चौथे प्रकार का रिस्क हमारा बताता है ट्रीट करो या मिटिगेट करो, यानी कि सुटेबल कंट्रोल उस पर लगाओ। तो सुटेबल कंट्रोल लगाना है प्रिवेंशन करने के लिए या इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए। सुटेबल कंट्रोल लगाना है प्रिवेंशन करने के लिए या इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टर्न बैक की। तो जब प्रोबेबिलिटी या इम्पैक्ट रिस्क का बहुत कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट उसको इग्नोर कर देता है। टर्न बैक का मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी या इम्पैक्ट जो होता है बहुत कम होता है। तो ये हम लोगों ने एक्सेप्ट या टॉलरेट में भी देखा था। एक्सेप्ट या टॉलरेट में जो है इम्पैक्ट लो था, पर यहाँ पे माइनर है, तो यहाँ पे सॉरी लो था या माइनर था पर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वेरी लो वर्ड यूज़ किया गया, सॉरी यहाँ पे वेरी लो वर्ड यूज़ किया गया। तो आप ध्यान रखो कि टर्न बैक ना वेरी लो तो इग्नोर करो, और उसके बाद फिर अगर मान लो कि लो है या माइनर है तो कॉस्ट की तरह ट्रीट करो। तो हम लोगों ने जो टॉलरेट या एक्सेप्ट दिया था देखा था, वहाँ पे माइनर था या फिर वेरी लो था, तो हम लो था तो हम लोगों ने क्या किया था, उसको कॉस्ट की तरह ट्रीट किया था। लेकिन जब वेरी लो है तो यहाँ पे बोलता है टर्न बैक। वेरी लो है तो यहाँ पे बोलता है टर्न बैक। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, केजीपी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। केजीपी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद देखेंगे केएमपी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद देखेंगे मैट्रिक्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो देखो ये रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए हमारे सीए साहब गए थे, ये मर्द बनने के लिए गए थे, तो इनका क्या हाल हो गया। इसीलिए आप केएमपी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट में देख सकते हो मेमोरी टेक्निक, सीए मर्द, और केजीपी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट में ईडीएम, और मैट्रिक्स ऑफ, मुझे मत समझना मैं सीए हूँ, बट केजीपी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो केजीपी की गवर्नेंस प्रैक्टिस, हम लोगों ने की मैनेजमेंट प्रैक्टिस में भी ईडीएम देखा था, लेकिन यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का जब भी आएगा बात तभी भी ईडीएम जो है केजीपी में आएगा, ध्यान रहे। बाकी सब में केएमपी में आ रहा था, बट यहाँ पे केजीपी में आएगा, ठीक है, की गवर्नेंस प्रैक्टिस में आएगा। तो की गवर्नेंस प्रैक्टिस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट करने की गवर्नेंस प्रैक्टिस क्या क्या होती है। तो सबसे पहले बोलता है कि इवैल्यूएट रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को इवैल्यूएट करो, उसके बाद डायरेक्ट करो रिस्क मैनेजमेंट को, उसके बाद मॉनिटर करो रिस्क मैनेजमेंट को। इवैल्यूएट, डायरेक्ट और मॉनिटर, केजीपी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम लोग केजीपी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट में देखते हैं इवैल्यूएट करना, डायरेक्ट करना और मॉनिटर करना रिस्क मैनेजमेंट को। तो इवैल्यूएट में देखते हैं कंटिन्यू रिस्क को एग्जामिन करते रहना है ताकि कोई नया रिस्क ना हो, और देखते रहना है कि आईटी रिलेटेड रिस्क का आइडेंटिफिकेशन हुआ था, प्रॉपर्ली मैनेज किया गया था। तो यहाँ पे हम लोग को जो रिस्क मैनेजमेंट ऑलरेडी लगा हुआ है उसको हम लोगों को कंटिन्यू जो है वो एग्जामिन करते रहना है ताकि कोई नया रिस्क जो है वो नहीं आए आगे,
और इसको बराबर से देखते भी रहना है आईटी के टर्म में, खासकर जो प्रॉपर्ली आइडेंटिफिकेशन हुआ था कि नहीं हुआ था, यानी कि रिस्क को इवेलुएट करना है आईटी के टर्म में, कंटिन्यू एग्जामिन करते रहना है। ठीक है, आईटी के टर्म में रिस्क को इवेलुएट करना है, सॉरी रिस्क मैनेजमेंट को इवेलुएट करना है। ठीक है, तो कंटिन्यू करना है हम लोगों को रिस्क मैनेजमेंट का इवेल्युएशन, यानी कि रिस्क का भी इवेल्युएशन और आईटी से रिलेटेड रिस्क का भी इवेल्युएशन। जस्ट एक बार आप पॉइंट को पढ़ दो, इवेल्युएट रिस्क मैनेजमेंट। दूसरा हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट रिस्क मैनेजमेंट की। डायरेक्ट रिस्क मैनेजमेंट में क्या है, बोलता है कि रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस के अप्रोप्रिएटनेस को चेक करते हैं हम लोग। अप्रोप्रिएटनेस को चेक करते रहना है और उसी हिसाब से डायरेक्शन देना है। पहले तो अप्रोप्रिएटनेस को चेक करो कि रिस्क मैनेजमेंट अप्रोप्रिएट है या नहीं है, तो ये हम लोगों ने इवेल्युएट किया था, वहाँ पर हम लोग को पता चल जाएगा। और उसके बाद हम लोगों को इवेल्युएट किया था हम लोगों ने क्या है और क्या होना चाहिए, और उसी हिसाब से हम लोग को डायरेक्शन देना है। डायरेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। मॉनिटर रिस्क मैनेजमेंट, कोई भी डिविएशन होता है, जो रिस्क मैनेजमेंट जो है उसमें कोई भी डिविएशन होता है तो हम लोगों को क्या करना है कि साथ में देखना है कि डिविएशन का रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है और अप्रोप्रिएट पर्सन को इमीडिएट रिपोर्ट होना चाहिए, इसका सारा मैनेजमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, सारी चीज़ों को हम लोगों को देखना है। और डिविएशन क्या हुआ है वो अलग से दिखाए कि नहीं दिखाए, यानी कि कोई एक्सेप्शनल रिपोर्ट जनरेट करने का सिस्टम है कि नहीं। मतलब रिस्क अगर आ जाएगा तो इसको आइडेंटिफाई करके कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, कौन सा ट्रिगर ऐसा होगा जिससे पता चल जाएगा कि रिस्क आया हुआ है। और जब रिस्क आया हुआ है तो उसको जो है क्या बोलते हैं, उसको रिपोर्टिंग करने का क्या सिस्टम है, उन सब चीज़ सिस्टम को मॉनिटर करना है और उसी हिसाब से रिकमेंडेशन देना है। तो ये काम जनरली ऑडिटर ही करेगा। ठीक है, तो इवेल्युएट करना रिस्क मैनेजमेंट को, डायरेक्ट करना रिस्क मैनेजमेंट को और मॉनिटर करना रिस्क मैनेजमेंट को, ये की गवर्नेंस प्रैक्टिस है। तो कंटिन्यू रिस्क को एग्जामिन करते रहना है ताकि कोई नया रिस्क ना आ जाए, और देखते रहना है कि आईटी रिलेटेड रिस्क का आइडेंटिफिकेशन हुआ था और प्रॉपर्ली मैनेज किया गया था आईटी रिलेटेड रिस्क को। ये इवैल्यूएशन ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट हो गया। कंटिन्यू रिस्क को एग्जामिन करते रहना है ताकि नया रिस्क जो है उसको हम लोग देखते रहें और आईटी रिलेटेड रिस्क का आइडेंटिफिकेशन वगैरह सब करते रहें। डायरेक्ट रिस्क मैनेजमेंट में हम लोग ने देखा रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस की अप्रोप्रिएटनेस को चेक करते रहना है और उसी हिसाब का डायरेक्शन देना चाहिए। मॉनिटर रिस्क में हम लोगों ने देखा कोई भी डिविएशन हो तो मॉनिटर करना है कि साथ में कोई भी डिविएशन हो तो उसको मॉनिटर करना है और साथ में रिपोर्टिंग सिस्टम को भी देखना है। अब हम लोग देखते हैं ये सीए साहब जो मर्द बनने गए थे उसके बारे में। तो सी से हो गया कलेक्ट डाटा, सी से कलेक्ट डाटा, ए से एनालाइज रिस्क और उसके बाद सी ए हो गया हमारा मर्द का। एम से क्या हो गया, मेंटेन ए रिस्क प्रोफाइल, एक रिस्क प्रोफाइल को मेंटेन करेंगे, तो ये सीए साहब जो हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए गए थे और कलेक्ट करने के बाद इस भैंसे के पास गए थे और उसके बाद इन्होंने एनालाइज किया रिस्क को कि इस भैंसे के पास जब रिस्क कलेक्ट करने के लिए जाएंगे तो किस तरह से हम लोग को क्या क्या रिस्क हो सकता है। और इसके लिए इन्होंने एक साथ में वो फाइल भी लेके गए थे, यानी कि मेंटेन प्रोफाइल फाइल भी मेंटेन करने के लिए गए थे। फिर आर्टिकुलेट रिस्क, उन्होंने रिस्क को स्पष्ट समझा भी हुआ था, आर्टिकुलेट किया हुआ था। उसके बाद फिर बोलता है कि डिफाइन ए रिस्क मैनेजमेंट एक्शन प्लान, और अगर उस पर ये भैंसा हमला करेगा तो उसका क्या एक्शन प्लान होगा उसको भी डिफाइन किया। और रिस्पॉन्स टू रिस्क, और अगर भैंसा जो है इनकी वाट लगा देगा तो ये उनको कैसे रिस्पॉन्स करेगा। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने देखा था। तो आर से हो गया रिस्पॉन्स और डी से हो गया डिफाइन। तो लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा हमारा इंटरचेंज कर दिए हम लोगों ने, रिस्पॉन्स टू रिस्क और डिफाइन द रिस्क मैनेजमेंट एक्शन पोर्टफोलियो। होप ये पॉइंट्स तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो सी से कलेक्ट डाटा, ए से एनालाइज रिस्क, एम से मेंटेन ए रिस्क प्रोफाइल और उसके बाद आर्टिकुलेट रिस्क और उसके बाद रिस्पॉन्स टू रिस्क और डिफाइन रिस्क मैनेजमेंट एक्शन प्लान, डिफाइन रिस्क मैनेजमेंट एक्शन प्लान। तो सी ए मर्द हम लोगों ने देख लिया। सी से कलेक्ट डाटा, रिस्क का आइडेंटिफिकेशन, एनालाइज और रिपोर्टिंग हो सके इसीलिए डाटा को कलेक्ट करना है। रिस्क का आइडेंटिफिकेशन, एनालाइज और रिपोर्टिंग हो सके इसीलिए डाटा को कलेक्ट करना है। एनालाइज रिस्क, यूजफुल इन्फॉर्मेशन डेवलप करना है जो सपोर्ट करेगा रिस्क से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग में। फिर बोलता है कि मेंटेन ए रिस्क प्रोफाइल, रिस्क की फ्रीक्वेंसी, उसके इम्पैक्ट और उसका कंट्रोल जो लगाया गया है सबका इन्वेंट्री मेंटेन रखना है जो उस प्रोफाइल में। रिस्क की फ्रीक्वेंसी, इम्पैक्ट और कंट्रोल सबका जो है, मतलब वो उस प्रोफाइल में उन्होंने सब कुछ लिख के वो वहाँ पे गए थे। तो रिस्क की फ्रीक्वेंसी, इम्पैक्ट और कंट्रोल जो लगाया गया है सबका इन्वेंट्री रखना है। उसके बाद आर्टिकुलेट रिस्क, तो बोलता है स्टेक होल्डर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स कर सके इसीलिए करंट आईटी रिलेटेड एक्सपोजर पर हमारा कंट्रोल जो है और उसके अपॉर्चुनिटी को जो है स्पष्ट रूप से दर्शाना है, यानी कि आर्टिकुलेट करना है। तो स्टेक होल्डर जो है अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स कर सके इसीलिए हमें स्पष्ट रूप से सारी चीज़ों के बारे में, यानी कि आईटी रिलेटेड रिस्क के बारे में, उसके एक्सपोजर के बारे में और कंट्रोल और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता होनी चाहिए। और मर्द का आर से रिस्पॉन्स टू रिस्क बाद में देखेंगे, डी से पहले देखते हैं। डी से डिफाइंड ए रिस्क मैनेजमेंट एक्शन पोर्टफोलियो, क्या क्या ऑप्शन है रिस्क मैनेजमेंट करने का और उसको रिड्यूस करने का, सारे एक्शन को डिटेल में हम लोग जानेंगे। क्या क्या ऑप्शन है रिस्क को मैनेज करने का और
रिड्यूस करने का, सारी ऑप्शन को हम लोग डिटेल में जानेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि रिस्पॉन्स टू रिस्क, टाइमली रिस्पॉन्स होगा तभी रिस्क का इम्पैक्ट जो होगा वो कम हो पाएगा, इसीलिए रिस्पॉन्स ज़रूरी है। टाइमली जो है रिस्क का पता चलेगा तभी उसका जो है हम लोग इम्पैक्ट का हम लोग रिस्पॉन्स कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है पॉइंट्स में लिखी हुई है, आप इसको जस्ट रीड कर लो। KGP में इवेलुएट, डायरेक्ट और मॉनिटर रिस्क मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो की मैनेजमेंट प्रैक्टिस रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए CA साहब मर्द बन के गए थे, की मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए CA साहब मर्द बन के गए थे, तो इनकी वॉट लग गई। अब हम लोग बात करते हैं मैट्रिक्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। मैट्रिक्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, तो मैंने बताया था कि जहाँ जहाँ मैट्रिक्स आएगी वहाँ परसेंटेज जरूर आएगा। तो परसेंटेज, नंबर, फ्रीक्वेंसी, तो 4 पॉइंट में है। पहला पॉइंट है परसेंटेज, दूसरा पॉइंट है नंबर, तीसरा पॉइंट है परसेंटेज और चौथा पॉइंट है फ्रीक्वेंसी। तो परसेंटेज, नंबर, परसेंटेज, फ्रीक्वेंसी, इस 4 पॉइंट को हम लोगों को याद करना है मैट्रिक्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट में, रिस्क मैनेजमेंट का मैट्रिक्स। तो ये तीनों टर्म में आप CA साहब को ही याद करोगे। CA साहब का मैट्रिक्स में कितना परसेंटेज था ये भी इनको यहाँ पे काम नहीं दिया जब इनकी वॉट लगी। तो मैट्रिक्स और कितना नंबर था उनका, परसेंटेज के साथ कितना नंबर था वो भी काम नहीं दिया, और कितना फ्रीक्वेंटली मतलब कितने कम उम्र में ये मैट्रिक पास कर गए थे वो भी उनको काम नहीं दिया गया। तो परसेंटेज, नंबर, परसेंटेज, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट में कितना परसेंट रिस्क असेसमेंट से कवर कर रहा है क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस, IT सर्विस और IT इनेबल बिजनेस प्रोग्राम। तो कितना परसेंट जो है हमारा रिस्क असेसमेंट में कवर कर रहा है, कितना परसेंटेज रिस्क असेसमेंट में हमारा कवर कर रहा है, क्या कितना परसेंटेज रिस्क असेसमेंट में हमारा कवर कर रहा है। बिजनेस प्रोसेस, IT सर्विसेज, IT इनेबल बिजनेस प्रोग्राम जो है हमारा, मतलब ओवरऑल का कितना परसेंटेज में हम लोग रिस्क मैनेजमेंट लगा डाले हैं। जैसा कि मैंने बोला था जहाँ पे वैल्यू रहेगी वहाँ पे इंपॉर्टेंस कुछ रहेगा, वहीं पे हम लोगों को रिस्क मैनेजमेंट लगाना है। तो कितना परसेंटेज एरिया में हम लोग रिस्क मैनेजमेंट लगाया, अगर पाई चार्ट में भी हम लोग इसको ड्रॉ करके देखेंगे कितने परसेंटेज एरिया में हम लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट लगाया है। नंबर, कितने नंबर ऑफ IT रिलेटेड इंसिडेंट हुए हैं जो हमने रिस्क असेसमेंट से आइडेंटिफाई नहीं किया था। ये पास्ट रिकॉर्ड से देखेंगे कि कितने नंबर ऐसे इंसिडेंट हुए हैं पिछले जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी जान के नहीं रखा हुआ था, ऑलरेडी आइडेंटिफाई नहीं किया था। तो कितने नंबर ऑफ IT रिलेटेड इंसिडेंट हुए हैं जिसको हमने रिस्क असेसमेंट से आइडेंटिफाई नहीं किया था। तीसरा परसेंटेज, रिस्क असेसमेंट में भी इंटरप्राइज लेवल इंक्लूड IT का कितना लेवल है, वो जो रिस्क मैनेजमेंट हम लोगों ने पहला वाला किया ओवरऑल में कितना परसेंटेज है, उसमें भी IT उसमें कितना परसेंटेज है। तो मान लो कि 80% हम लोगों ने कवर कर लिया रिस्क मैनेजमेंट में, उस 80 में IT का कितना परसेंटेज है वो 3rd नंबर पॉइंट बताता है। तो परसेंटेज ऑफ इंटरप्राइज रिस्क असेसमेंट इंक्लूडिंग IT रिलेटेड रिस्क। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इंटरप्राइज रिस्क असेसमेंट इंक्लूडिंग IT रिलेटेड रिस्क के बारे में हम लोग यहाँ पे 3rd पॉइंट देखा। 4th पॉइंट हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी, कितने फ्रीक्वेंसी पे हम लोग रिस्क असेसमेंट करके उसको अपडेट करते रहते हैं। प्रोफाइल को, रिस्क प्रोफाइल को जो है कितने परसेंटेज मतलब क्या फ्रीक्वेंसी है अपडेट करने की हमारी, 3 महीने में करते हैं, 6 महीने में करते हैं, 1 साल में करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी है। तो मैट्रिक्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट को हम लोगों ने खत्म किया। पहला, कितना परसेंटेज रिस्क असेसमेंट को कवर कर रहा है क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस, IT सर्विस, IT इनेबल बिजनेस प्रोग्राम का कितना परसेंटेज जो है वो रिस्क असेसमेंट कवर कर रहा है। दूसरा, हम लोगों ने देखा कितने नंबर ऑफ IT रिलेटेड इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किया था। तीसरा बोलता है कि रिस्क असेसमेंट में इंटरप्राइज लेवल में भी कितना IT को आपने इंक्लूड करके रखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी, कितने फ्रीक्वेंसी पर आप लोग अपडेट करते हो, कितने फ्रीक्वेंसी पे आप लोग अपडेट करते हो। इस तरह से हम लोगों ने मैट्रिक्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट देखा। अगला जो वीडियो हमारा होगा कोविड 5 के बारे में होगा, और कोविड में अमेंडमेंट भी आया हुआ है, इसलिए मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि हमारी जो स्टडी मटेरियल है वो स्टडी मटेरियल से आप पढ़ोगे अपडेटेड वाले से, नवंबर 2015 या उसके बाद वाले जो एप्लीकेबल है उससे आप कवर करोगे, ठीक है। ताकि हम लोग, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं कोविड 5 में, बहुत सारे कुछ पॉइंट्स ऐड किए गए हैं, तो हम उन पर जो है नए स्टडी मटेरियल से ही डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। 2-3 बातें आपके दिमाग में आती होगी वीडियो सुनते वक्त में कि सर आप अपना शक्ल क्यों नहीं दिखाते हो। अगर मैं यहाँ पे कैमरा ऑन कर दूँ तो मेरा शक्ल इस फोटो पे अच्छा नहीं लगता। फर्स्ट थिंग तो ये अच्छा नहीं लगेगा, आई मीन टू से, इतने अच्छे फ़ोटोज़ पे। सेकंड थिंग ये, मैं अपनी फ़ोटो इसलिए भी नहीं दिखाता हूँ क्योंकि मेरे सामने में किताब खुली हुई है, मेरा कंसंट्रेशन जो है डाइवर्ट होगा, क्योंकि याद करना मुझे नहीं है, याद करना चीज़ों को आपको है, और कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। इसीलिए स्टडी मटेरियल को मैंने सामने में खोल के रखा हुआ है, और मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ, अच्छे से समझा हुआ है, काफ़ी एनालिसिस किया हुआ है। तो मैं पॉइंट को देख के हिंट याद करता हूँ और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ या बताता हूँ। तो मेरा मकसद ये है स्टडी मटेरियल का एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। द मोमेंट जिस वक्त चैप्टर खत्म होगा पूरा, उस वक्त आप वीडियो को ना देखते हुए भी जब स्टडी मटेरियल को पलटोगे और जब उसको आप पढ़ना चालू करोगे तो आपको हर एक चीज़ आती रहेंगी, हर एक चीज़ पता रहेंगी, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो बस इसीलिए मैं
ये सारी चीज़ें कुछ करता हूँ। और दूसरा कि बहुत सारे ऐसे सिंगर हुए हैं जिनको लोग जानने लगे थे, लेकिन उनका शकल किसी ने नहीं देखा था। इवन हमारे जो इसका गुरु कहलाने वाले अपने मुनीष भंडारी हैं, मुनीष भंडारी साहब जो भी दिनेश मादान, हाँ दिनेश मादान साहब हैं, तो उनको भी लोग सिर्फ जानते थे, कभी उनका शकल नहीं देखा था। तो जब पहली बार वो पढ़ाने के लिए आए तो उन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ाने के लिए जब वो आए तो उन्होंने इतना ही बोला कि मेरा नाम दिनेश मादान है, नाम तो सुना ही होगा। तो उनका नाम सभी ने सुना हुआ था, बल्कि उनकी किताबें पूरी फेमस थी। MICS में, मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल, जो इसका सब्जेक्ट का नाम था, तो MICS सबने, इंक्लूडिंग मैंने भी दिनेश मादान से ही देखा हुआ था। तो कुल मिला के अगर आप ये चीज़ देखते हो कि MICS, तो इसी तरह से ये सारे रीज़न हैं, ठीक है। और दूसरा सवाल ये आता होगा CA नाम के आगे नहीं लगाना, क्योंकि मेरा टाइटल यूज़ नहीं है मेरे सर्टिफिकेट नेम में, तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि यूज़ करूँ, ठीक है। अभी मैंने यूज़ नहीं किया है। तो ये सारे दिमाग में, या जो कुछ भी आपको क्वेश्चन आते हैं आप मुझे मेल कर सकते हो। और खासकर जो ये स्टडी मटेरियल के बारे में जो कुछ भी हमने डिस्कस किया, जो कुछ भी पढ़ा, अगर उसमें कुछ खामियां निकलती, क्योंकि मैंने पढ़ाना नया शुरू किया हुआ है, मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो शायद मैं कुछ गलत बोल दूँ, ठीक है। और गलत बोलूँ तो आप मुझे वो नोटिफाई कराओ, ताकि मैं आगे चल के, जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था SEC फाइनल रूल, तो SEC फाइनल रूल को जब मैंने गूगल से पढ़ा था, तो मैंने जो यूएस का ना देख के SEC फाइनल रूल, मैंने उस लिंक में ऑस्ट्रेलिया का SEC फाइनल रूल पे मैं चला गया था। तो एक स्टूडेंट ने मुझे बताया कि मुझे बहुत अच्छा लगा, वो स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर SEC जो है ये US की बात कर रहा है। तब मैंने फिर इसके बारे में वेरीफाई किया, और आपकी जो स्टडी मटेरियल अपडेटेड है, उस स्टडी मटेरियल में आप देखोगे US वर्ड लिख भी दिया है। तब मुझे याद आया कि जो आपका ADR GDR देने वाला, ADR के डिफिनेशन को देने वाला अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट जो है आपका, उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 किसको बोलते हैं ADR को, वो डिफाइन करने वाला जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कंट्रोल है US में बैठा पड़ा, वो US वाले ही ने ये भी हमारा फाइनल रूल दिया हुआ है, SEC फाइनल रूल। और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोसो में भी आपको, सॉक्स में भी आपको पढ़ना, ऑडिटिंग में, सार्बिन ऑक्सिलरी एक्ट में भी आप इसको ध्यान दे सकते हो। इसके साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। बातें बहुत हुई, प्रवचन बहुत हुआ। जय श्री राम।